क्या कॉन्वर्सेशन हो रही होगी सर इस टाइम पे प्रेसिडेंट ट्रम्प के अराउंड पेंटागन में और इन पावर रूम्स में? उनमें ये सबसे बड़ी हो रही है कि यार ये अब जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के पावर रूम्स में डू यू थिंक दैट इज व्हाट दे वांट इन ईरान या कुछ और ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके? जब ईरान और यूएस ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे आ गए कि भाई हमारा जो एग्रीमेंट हो गया है, पहली बार ईरान बहुत कुछ छोड़ने को तैयार हो गया था, उस वक्त आप इमीडिएटली 28 तारीख को अटैक कर देते हैं। बहुत सारे लोग बोलना शुरू कर देते हैं, अरे सब पाकिस्तान ये कर रहा है, वो रोल प्ले कर रहा है और इंडिया तो कुछ नहीं कर रहा। अरे यार क्या पाकिस्तान से कंपेयर करते हो? सोचो। इजराइल में सर प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के आसपास क्या बातें हो रही होंगी? इजराइल तो सोच रहा है कि यार ये डील ना हो, ताकि मैं अटैक करूं फटाक से और खत्म करूं। क्या इजराइल का कोई सपोज्ड कंट्रोल है अमेरिका पे इस वक्त? हाँ, पिस्तौल उनकी है, ट्रिगर पे हाथ इनका है। इस पूरी सिचुएशन में सर जीत कौन रहा है? लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर कॉन्वर्सेशन ऑन जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस। आज मैं बैठा हूँ एम्बेसडर अनिल त्रिगुनियात के साथ। सर, कितनी पोस्टिंग्स फॉर अ करियर मैन हु स्पेंट हिज लाइफ IFS में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ, इतनी पोस्टिंग्स होती हैं, इतने पर्सपेक्टिव्स होते हैं। आई फाउंड दैट देयर अ ट्रेजर ट्रोव फॉर कॉन्वर्सेशन। इतना इंफॉर्मेशन पर सेकंड का डेंसिटी, इतने पर्सपेक्टिव्स के साथ, सुपर यूनिक। और आज सर के साथ मैं बात ये कर रहा हूँ दैट सर, हैविंग बीन इन ऑल दीज पावर रूम्स, राइट, हैविंग सीन कि हर एक कंट्री की, चाहे वेस्ट एशिया हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाहे गल्फ कंट्रीज हो, उनकी साइकी के साथ आप एम्पैथेटिक रह चुके हो अपने काम पे। क्या है इनकी साइकी, क्यों ये जंग है, और इधर क्या पब्लिक को नहीं बताया जा रहा, क्या हो रहा है इन पावर रूम्स में और क्या हो रहा है थिएटर ऑफ वॉर में। पब्लिक को तो आप एक्स बात बताते हो, इन पावर रूम्स में कॉन्वर्सेशन क्या है, इन पावर रूम्स में एंग्जाइटीज क्या है, कहाँ पे ये लोग समझ रहे हैं कि ये लूज कर रहे हैं, कहाँ पे ये पकड़ रहे हैं, और सम ऑफ द आंसर्स इन हियर अबाउट हाउ ईरान इज थिंकिंग एंड हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स माइट बी थिंकिंग, और हाउ दिस माइट एंड, हाउ पाकिस्तान इज ऑपरेटिंग, what this means for the world that is coming about next. It's a fantastic conversation about how Israel is thinking and what Israel's long-term objectives are, और उनके पावर रूम्स में क्या बात होती है, और गल्फ स्टेट्स अभी तक चुप क्यों हैं, या चुप हैं भी कि नहीं, या उनके मन में भी कोई बात आ गई है कि अब ये नहीं करना, ऐसा कर लेना है। सिर्फ इस टाइप की रिच अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशन, जहां मेरे पास कोई क्वेश्चंस नहीं होते, जहां पे हम ओपनली स्पेकुलेट करते हैं, जहां पे हम चाहते हैं कि आपकी नॉलेज इनरिच हो, आप और बेटर बनो, they only happen on PGX. So if you're watching, please order yourself some food, go out for a walk, go to the gym, go on a drive, press the subscribe button. This is the Prakhar Gupta experience, and you are here for another beautiful geopolitical conversation. सर, मैं आज आपसे जो बात करना चाहता हूँ, देखो ये जो वॉर हो रही है और इसमें क्या हो रहा है, ये तो हम या तो सुन लेते हैं या फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प के ट्वीट्स आ जाते हैं तो हम देख ही लेते हैं, कुछ ना कुछ तो हमें समझ आ ही जाता है। मैं एक्चुअली एक थोड़े स्पेसिफिक एंगल में इंटरेस्टेड हूँ। हाँ बिल्कुल। एक तो मैं इंटरेस्टेड हूँ सर जानने में कि क्या साइकी है वेस्ट एशिया और गल्फ स्टेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स की। आप हर जगह किसी ना किसी कैपेसिटी में पोस्टेड रहे हो, आप एक डिप्लोमेटिक कैपेसिटी में जाते हो, तो यू हैव टू बी एम्पैथेटिक टू द स्टेट यूर इन, आप ऐसे बिल्कुल एपैथेटिक नहीं हो सकते। तो मेरे को लगता है आप एक तो ये बात बहुत अच्छे समझते होगे, और दूसरा मैं ये स्पेकुलेटिवली समझना चाहता हूँ कि हम पब्लिक क्या देख रही है और पावर रूम्स में क्या हो रहा होगा इन जगहों में, उसमें क्या डिफरेंस हो सकता है। Is that a fair proposition? क्या कॉन्वर्सेशन हो रही होगी सर इस टाइम पे प्रेसिडेंट ट्रम्प के अराउंड पेंटागन में और इन पावर रूम्स में? उनमें यह सबसे बड़ी हो रही है कि यार ये ईरानियन इतने पागल क्यों हैं, हमारी बात क्यों नहीं मानते। देखिए उनका बेसिक थिंकिंग यही है इस वक्त। और जब ट्रम्प साहब बोल देगा तो दूसरे लोग जो है ना, वो क्या कर रहा है, नेगोशिएशन चाहिए, अगर नेगोशिएशन नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बॉम्ब कर दूंगा। हाँ। अब आप किसको डरा रहे हैं? आपने जो 4 दिन में आप ख़त्म करने वाले थे वॉर, वो 50 दिन निकल गया ऑलरेडी। आप खुद मांग के बोल रहे हैं कि अपने सबसे हाईएस्ट, देखिए विक्ट्री ईरान की क्यों कही जा सकती है, पिछले 45 साल में इतने हाईएस्ट लेवल पे कभी मीटिंग नहीं हुई है ईरान और इजराइल के बीच, ईरान और यूएस के बीच में। JD वांस उनका वाइस प्रेसिडेंट आया वहाँ से, यहाँ से इनका स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट वाज देयर। अब इससे अंदाजा लगाइए कि पहली बार डायरेक्ट टॉक, फेस टू फेस टॉक हुई। 27 फरवरी तक इनडायरेक्ट टॉक चल रही थी। तो और ईरान क्या कहता है? ईरान कहता है कि भाई हमारे को जो NPT के अंदर अलाउड है एनरिचमेंट, जितना सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, वो तो अलाउ करना चाहिए कि तो एनर्जी तो बनाने दो, एनर्जी बनाने के लायक। हाँ। दूसरा चीज़ जो कहता है कि भाई हमारी खतरा तो इनको किससे है, भाई न्यूक्लियर कौन है कंट्री मिडल ईस्ट के अंदर? इजराइल। वो भी डिक्लेयर नहीं है ना सर? नहीं डिक्लेयर ना करो, बट है तो है ही, सबको मालूम है। हाँ, सबको मालूम है। उसने कहा भी है कि दोबारा उनके लीडर्स ने हम बॉम्ब कर देंगे। उनका एम्बेसडर कहता है कि बड़ी UN शुड बी न्यूक्ड। आई मीन
और उनके लीडर्स कह देते हैं कि हम इस कंट्री को, गाजा को न्यूक्लियर मार दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये है भले जो भी कुछ, बट एट द सेम टाइम हर चीज़ में आप एक डबल स्टैंडर्ड्स लगा रहे हो। दिस इज द प्रॉब्लम। तो इसलिए जो करंट इंटरनेशनल ऑर्डर है उसमें ज़्यादातर कंट्रीज़ को ट्रस्ट नहीं रह गया, फेथ नहीं रह गया। यूएन सिस्टम कुछ नहीं कर पा रहा है। यूएन तो सर सुन ही नहीं रहे हम कुछ। लास्ट टाइम आई डिडंट हियर, आप प्रॉब्ली इन योर सर्कल्स, बट जितनी यूएन 2022 से पहले बातें करता था, जितनी बातें होती थी वहाँ, इट्स एब्सेंट इन पब्लिक डिस्कोर्स, कोई बात ही भाई नहीं। देखिए, जो भी बोलता है जहाँ पे भी ना, उसको आप सैंक्शन कर दोगे। अगर अमेरिका में रहना है आपने, आप तो अब कल आपको वीज़ा ना दे अमेरिका, तो फिर आप कहेंगे यार मेरा तो इंटरेस्ट है वहाँ पे, मैं क्यों जाऊँ। इसीलिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज ईरान से, भारत ने ईरान से ऑयल लेना गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, बिकॉज हम यूनिलेटरल सैंक्शंस को नहीं मानते हैं। लेकिन जो कंपनीज हैं जो दुनिया भर से खरीद रही हैं, उनको डॉलर के थ्रू जाता है, वो तो नेचुरली वरिड है। उनको अपनी इंटरेस्ट देखना है बिजनेसमैन को, तो इसलिए वो हुआ है। इजराइल में सर प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के आसपास क्या बातें हो रही होंगी? इजराइल तो सोच रहा है कि यार ये डील ना हो, ताकि मैं अटैक करूं फटाक से और ख़त्म करूं, कि अब हम एंड करें, अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर लें। तो इजराइल स्ट्रैटेजाइज कर रहा है कि किसी तरीके से ये सीज फायर ना हो और हम फिर स्ट्रेटेजिकली ईरान को फॉर एवर एंड एवर हैंडीकैप कर दें। हाँ, उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही रहा है हमेशा से, ताकि कम से कम 10-15 साल के लिए ईरान की पोजीशन ख़राब हो जाए। इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, ईरान की इंटेलिजेंस, उसकी मिलिट्री, उसका जो 6 कंट्री के साथ एक साथ लड़ रहा है 1 सालों से, 2-3 साल से। अभी लेबनान में देखिए, वो इतना हिस्सा ले लिया उसने वहाँ पे, तो उसमें कोई शक नहीं है। बिकॉज इसराइलीज जो हैं वो भी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ते हैं। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि इसराइल छोटा सा कंट्री है, जरा सा, लेकिन वहाँ पर सबसे लड़ने को तैयार हैं। सारे वॉर जीत के अरब कंट्रीज को सबको हराया उन्होंने एक बारी में। तो अपने आप अकेले नहीं कर सकते हैं वो, उनको अमेरिका का पूरा सपोर्ट रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। उसी की बदौलत चलते हैं। तो अमेरिका, कोई भी अगर इसराइल को कंट्रोल कर सकता है तो वो अमेरिका ही है। और क्या रिवर्स कहना सही है सर? क्या इसराइल का कोई सपोजिड कंट्रोल है अमेरिका पे इस वक्त? हाँ, अगर मैं कहूँ तो ट्रिगर जो है, पिस्तौल उनकी है, ट्रिगर पे हाथ इनका है। इनका कौन हुआ सर? मतलब पिस्तौल तो है अमेरिका की, अच्छा, ट्रिगर पे हाथ है नेतन्याहू का। और ऐसा क्योंकि सर पब्लिकली क्यों कहते हैं, हाँ, मैं बताऊँ क्यों। देखिए, ऐसे नहीं है कि जस्ट बेसिक पर्पस जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का इस रीजन में रहा है। पहले तो देखिए 70s, पहले 73 में भी ऑयल शॉक हुआ था, जब सारे गल्फ कंट्रीज ने बंद कर दिया था ऑयल देना, तो एकदम $100 कितना बढ़ गया था दाम उसका। दूसरी चीज़ ये है कि जब इसराइल के खिलाफत हो गई इनकी पैलेस्टाइन कॉज की वजह से, इसको आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया है, और ये करंट रजीम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है रिजोल्व करने में उसको। तो अब अगर वहाँ पर जो है ज्यूइश लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है अमेरिका में, और वो सारा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ सब उनके हाथ में है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर वहाँ का अमेरिकन प्रेसिडेंट मान लो चाहे भी किसी तरह से, अब जैसे ओबामा टाइप थे, उन्होंने थोड़ा बहुत कोशिश करी बैलेंस करने की, वो नहीं कर पाए। तो अगर ट्रंप जो है वो तो खैर इन एनी केस इज़ मोर क्लोज टू नेतन्याहू एंड अदर्स। 6-7 बार नेतन्याहू वेंट देयर 6 times टू वाइट हाउस इन लास्ट 1 year। 20 जनवरी को प्रेसिडेंट ट्रंप ने टेक ओवर किया, और देखिए आप का 6 बार ही वेंट देयर टू टेल हिम अबाउट दिस, कि ईरान वीक है, इस वक्त में मार दो। जैसे क्या एक हिंदी फिल्म में था ना कि अब थोड़ा मार दो, लोहा गर्म है वो। तो इन्होंने ये सोचा, बट लोहा गर्म था तो गर्म ही रह गया। क्या इजराइल के एस्पिरेशन जो है सर वो रीजनल, देखो मैं एग्जिस्टेंशियल बात समझता हूँ, और टू एन एक्सटेंट आप अगर इजरायली साइकी, सिविलियन साइकी से बात करो, एक नॉर्मल इंसान से बात करो, उसकी साइकी में ये है कि पैदा होने से और उससे पहले भी उनके दादा के ज़माने से, उनके दादा के ज़माने से हमारे पे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, और हम उस एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को किसी ना किसी तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। इसीलिए हमने इजराइल आके अपने घर बनाए, फिर इजराइल स्टेट बनाया, और आज भी हम इसीलिए फाइट करते हैं। अब इजराइल इतना स्ट्रांग है, चाहे वो मिलिटरीली हो या इंटेलिजेंस वाइज हो या उसकी पार्टनरशिप्स हो, टेक्नोलॉजिकली सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब दे आर विनिंग। अब क्या उनका ऑब्जेक्टिव रीजनल डोमिनेंस है या उनके भी सुपर पावर एस्पिरेशन है? नहीं, मेरे ख्याल से इजराइल में
बहुत सारी चीज़ें आइडियोलॉजिकल हैं। आइडियोलॉजिकल ये है कि हमें ये लैंड हमारी थी हज़ारों साल पहले, यार अब आ गए पैलेस्टीनियन आ गए, तो आप देखेंगे जो पढ़ें तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे टोटल की क्या हिस्ट्री दोनों की। दोनों एक दूसरे को ये समझते हैं कि बिल्कुल जाहिल हैं और आके बन गए। तो लेकिन असलियत में एक्सोडस एक किताब हुआ करती थी ऑल्डस हक्सले की, आई थिंक बहुत बड़ी ज़बरदस्त किताब है। उसमें लिखा था, उसमें बताया गया कि किस तरह से ये इनका पलायन हुआ, वहाँ से कैसे इजरायलियों को निकाला गया, यहाँ से भाग के गए, वो सब करके तो एक नैरेटिव बन गया बहुत बड़ा। अब उसके बाद में 47 में नॉट 47 बट 42 ब्रिटिश ने अपना जब वो 1817 का जो लेटर था 770 वर्ड्स में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई देयर विल बी ए 1917 सॉरी विच दैट देयर विल बी ए जूइश स्टेट। लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड को लिखा था उनका जो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी ने। उसके बाद में ब्रिटिश मैंडेट रही, फिर यूएन ने 48 में 2 कंट्री बनाए, इज़राइल और पैलेस्टाइन, दोनों को अप्रूव किया। पैलेस्टीनियन ने सोचा कि हमारी अब तक 100% ज़मीन थी, अब इसको 55% उनको दे दिया, 45% हमको दे दिया, तो डिसएडवांटेज है। तो सारे अरब कंट्रीज मिलकर के उन्होंने कहा लड़ाई लड़ो। 3 वॉर हुए, 4 वॉर हुए, उसमें सब में हार गए। उसके बाद में गाज़ा किसी के अंडर में रहा, वेस्ट बैंक में जॉर्डन के पास गया, फिर उन्होंने 67 में सब जीत लिया। तो अब आप ये देख लीजिए कि इज़राइल जो है वो ग्रेटर इज़राइल चाहता है, और नेतान्याहू ने ये यूएन में जाकर के एक मैप दिखाया ग्रेटर इज़राइल का। तो उसमें क्या है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं इधर उधर से उसके अंदर आ रहे हैं। जॉर्डन, सीरिया, जॉर्डन का ले लो, इजिप्ट का ले लो, सनाई ले लो, आपका गोलन हाइट्स यहाँ से ले लो, सीरिया से। तो उसका ऑब्जेक्टिव है कि मैं बिग इनफ बन जाऊँ। एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्टिव है, एक्सप्लिसिट, अब तो ओपनली बोल रहे हैं इनके लीडर्स। और हम लोग क्या एज अ स्टेट एस्पिरेशन को रिकग्नाइज करते हैं, क्योंकि एज अ मीडिया पर्सन हम लोग इसको एज अ मिथोलॉजी देखते हैं इंटरनेट पे कि बात हो रही है जी ग्रेटर इजराइल की, जैसे हमारे बारे में कहते हैं कि हमारा एक ग्रेटर इंडिया प्रोजेक्ट है। देखो बात ऐसी है कि अब आपने गाज़ा को कंट्रोल करने की कोशिश करी, यू वांट टू टेक इट ओवर अगेन सेकंड टाइम। वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प आ गया, अभी कोशिश कर रहे हैं क्या किया जाए, बोर्ड ऑफ पीस बना दिया उसने अपना। अभी आपने लेबनान से जो लिटानी रिवर तक 1000 स्क्वायर किलोमीटर आपने कब्जे में कर लिया। आप वेस्ट बैंक को पूरी तरह से बढ़ाते जा रहे हैं अपना। अब आज की डेट में जो 45% बचा हुआ था, इनका 55 हो गया 78% पैलेस्टाइन के अंदर ही, जो यूएन ने उस वक्त डिक्लेयर किया था। इसीलिए ये सब गल्फ़ कंट्रीज़, जितने भी कंट्रीज़, अरब कंट्रीज़ हैं, सारी दुनिया कहती है कि 1967 के जो बॉर्डर्स थे उसको वापस जाना। अब कौन वापस जाएगा वहाँ पे? इनके लाखों लोग वहाँ पे आके इन्होंने ठहरा दिए सेटलमेंट्स। इंडिया ने अपोज किया हमेशा सेटलमेंट्स को। हमारे इजराइल के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी और नेतन्याहू की अच्छी मित्रता है। लेकिन उस सब के बावजूद जब भी क्वेश्चन आता है सेटलमेंट्स के बारे में, इंक्रीजिंग सेटलमेंट्स, इंडिया हैज़ अपोज्ड इट कम्प्लीटली, वोटेड इन द यूनाइटेड नेशंस अगेंस्ट इट। और हम हमेशा कहते रहे कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, दोनों पैलेस्टाइन भी होने चाहिए, क्योंकि हमारा एक कमिटमेंट है पैलेस्टीनियन स्टेट के साथ में, और इजराइल और पैलेस्टाइन शुड लिव टुगेदर इन पीस एंड स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। ये हमारे सारी दुनिया की बल्कि एक पॉलिसी आज के डिमांड में यही है। अब क्या हो गया कि मोर देन 140 कंट्रीज हैव रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टाइन, उसके बावजूद एक स्टेट प्रॉपर नहीं बन पा रही है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप। तो एक तरफ अमेरिका सपोर्टिंग इजराइल फॉर इट्स domination of the region. So domination is very much there. Objective. That, and they are a dominant power. I mean, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। वो तो they are a dominant power in the region. Right. क्योंकि उनको देखिए कैपेसिटी एक चीज़ होती है, उन्होंने अपनी कैपेसिटीज डेवलप करी। और जब भी क्वेश्चन इजराइल की एग्जिस्टेंस का आता है तो दुनिया भर में जो इजरायलीज बैठे हैं वो सब एक हो जाते हैं। लाइक आज की डेट में आईपैक जो उनका बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, या उनके जूश लीडर्स हैं अमेरिका में, दे डोंट लाइक नेतन्याहू पर्सनली, दे थिंक दैट ही इज़ डूइंग रॉन्ग। बट इस लड़ाइयों से और जो कुछ हुआ है आज की डेट में अमेरिका में जो है, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो ये युद्ध है, इसके बारे में अभी CBS का एक सर्वे आया था, उसमें 66% लोग जो हैं उन्होंने कहा कि भाई ये गलत है, ये वॉर ऑफ चॉइस है, इट वॉज नॉट वॉर ऑफ कंपल्शन। 60% आर अगेंस्ट द वॉर। तो आप सोच सकते हैं कंट्री के अंदर अगर 60% लोग खिलाफत कर रहे हैं आपकी, तो आपकी पॉलिसी में कहीं तो गलती है। और
एक चीज़ मैंने नोटिस करी सर मेरे इंटरनेशनल पॉलिटिकली अवेयर होने के दौरान में, जो कि मैं 10-12 साल से अब तक, कि जो डिवाइडिंग लाइन अमेरिका में पॉलिटिकली पहले वोकिज़म और प्रोग्रेसिविज्म थी, जिसमें वो प्रोनाउन डिबेट और ट्रांस डिबेट था, जो कि अपने आप में अभी कितना हिस्टोरिकल एस्पेक्ट लगता है, वो 2022-23 के बाद से इजराइल बन गया। और वो एटीट्यूड रिफ्लेक्ट हुआ ग्लोबली भी कि इजराइल के अगेंस्ट एंटी नैरेटिव काफ़ी प्रोनाउंस्ड है अब ग्लोबली, जो कि पहले हो सकता है लेटेंट हो सकता है ना भी हो सकता है कुछ लोग कन्वर्ट हो गए हैं उस साइड, बट डज दैट नॉट बॉदर इजराइल कि मतलब द ग्लोबल कम्युनिटी, हम इंडियंस इनहेरेंटली वी बीन प्रो इजराइल, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी रही है और हमारे कॉजेज भी काफ़ी कॉमन रहे हैं एक फ्रेजिंग में। मैं इंडियंस से भी मिलता हूँ आजकल जो बहुत सिंपैथी दिखाते हैं इरानियन कॉज के प्रति और एनिमोसिटी भी दिखाते हैं कई बार इजराइल के प्रति। डज दैट नॉट बॉदर द इजरायली स्टेट? Well, I think that Israelis do understand, and that what they are doing is not acceptable to many countries, and that is the reason. I mean, आज की डेट में आप सोचें तो सारे यूरोपियन कंट्रीज, चाहे वो स्पेन है, चाहे वो इटली है, या यूके है, फ्रांस है, बड़े बड़े कंट्रीज, ऑल द नॉर्डिक कंट्रीज, सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने पैलेस्टाइन को किया है, इजराइल को इवन बैन कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के अंदर में 27 कंट्रीज़ ने मिलकर के कहा कि जो ट्रेड डील है यूएस EU के साथ में, इजराइल के साथ, उसको सस्पेंड करना। ठीक है, अगर ये अपना बिहेवियर नहीं चेंज करते। लेबनान के अंदर अब अटैक कर दिया बेकार में। तो अब आप ये देखिए कि लेकिन क्या जो करंट डिस्पेंसेशन है वो बॉदर करता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इजरायलीज़ को उसने वो आइडिया सेल किया है कि अगर मैंने नहीं किया तो ये मुसलमान लोग आकर के हमारे ऊपर राज करेंगे और हमें ख़त्म कर देंगे हमारा देश। तो इसीलिए पॉपुलैरिटी ऑफ नेतन्याहू कंटिन्यूज टू बी क्वाइट हाई, ऑल्दो ही हिमसेल्फ इज़ अ वेरी ही इज़ फेसिंग द करप्शन चार्जेस। राइट। और दूसरी चीज़ ये है कि जो अक्टूबर 7 को टेरर अटैक हुआ था उनके ऊपर हमास के द्वारा, जब उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, जब ये युद्ध खत्म होगा तो नेचुरली इन्वेस्टिगेशन होगी। जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें ये सारों के ऊपर में वहाँ पे कमीशन बैठेगा और वो सबके खबर लेगा कि भाई कैसे लैप्स हुआ सिक्योरिटी का, कैसे आपने रिस्पॉन्स दिया, क्या हुआ सारा। तो उसमें दे विल ऑल बी अकाउंटेबल। तो उसका तो पॉलिटिकल कैरियर काफ़ी खतरे में है। तो इसलिए ऐसा कहते हैं ना, टाइगर पे बैठे हुए हैं, उतरे तो टाइगर खा जाएगा। तो टाइगर पे बैठे रहो, लड़ाई लड़ते रहो, जब तक लड़ाई चलेगी तब तक हम चल रहे हैं। ये भी एक थिंकिंग है। ये भी एक थिंकिंग है। स्पेकुलेटिव बात है, कह नहीं सकते। नो, इट्स नॉट स्पेकुलेटिव, इट्स अ फैक्ट। अच्छा, स्पेकुलेटिव क्या है? मतलब इसमें अगर वो बंद, तो देखिए कौन चाहता है लड़ाई लड़ना हमेशा, बट वो चाह रहे हैं। उनको भी सेटिस्फेक्शन नहीं है कि भाई सब जगह, मैंने देखिए गाजा में क्या हुआ, कारपेट बॉम्बिंग हुई, 72,000 लोग मारे गए। मैं अपने इजरायली दोस्तों से पूछता हूँ, मैंने कहा यार कोई एक लिमिट भी होती है, एक के बदले में 10 मार दिए आपने, 5 मार दिए, 10 मार दिए, चलो अपने बदला ले लिया। आपने 72,000 लोगों को, बच्चों को और लेडीज़ को, कितने लोगों को मारा है वहाँ पे, पूरा फ्लैट कर दिया कंट्री को। वो क्या कहते हैं सामने से? कुछ नहीं, मतलब लड़ाई है भाई, बार में तो ऐसा होता है, एट्रिशन होता है, क्या है? मतलब उनकी थिंकिंग अलग है ना, मतलब यू आर एक्सपेंडेबल। अभी बेसिक आइडिया है। अब अमेरिकन को क्या है कि सोचते हैं कि बारबेरियंस हैं साले, जितने ईरानियंस हो चाहे इंडियंस हो, कोई भी हो। वो इडियट एक उनका आया था, मैं सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, अभी बीच में रायसीना डायलॉग में एक डिप्टी सेक्रेटरी आया था, कहता विल नॉट अलाउ इंडिया टू बिकम अनदर चाइना। आई मीन, कैन यू इमेजिन? या दी ऑडेसिटी, हाँ, ऑडेसिटी एंड प्लस यू थिंक कि भाई इंडिया कोई तुम्हारे ऊपर निर्भर है क्या? राइट। इंडिया इज डिफरेंट नेशन। आज की डेट में तो हमारा विजन ही डिफरेंट है अपने लिए। राइट। आई मीन वट एवर इट इज़, वी हैव ए स्ट्रॉन्ग लीडर, वी हैव द स्ट्रॉन्ग अप्रोच। दुनिया एक्सेप्ट करती है आपको एक लीडरशिप के रोल में। आपका एक बड़ी इकोनॉमी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हो दुनिया की, सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, और आप कह रहे हैं कि साहब हम आपको बनने नहीं देंगे। कैन यू इमेजिन? दैट शोज द थिंकिंग ऑफ द डीप स्टेट, कि वो आपको इस काबिल भी नहीं जाना चाहते कि आप आके कल को कुछ इंडिपेंडेंस दिखाएं। हमारी जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी है सूट करती है कुछ कंट्रीज़ को, चाइना को भी सूट करती है, रशिया को भी करती है, लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं है। इंटरेस्टिंग, यू नो। हाँ, अमेरिका नहीं, डजंट लाइक, वो तो अलायंस के माइंड रहते हैं, मैं जो बोलूँ वही करो, जूनियर पार्टनर बन जाओ, जूनियर पार्टनर बन जाओ। वो इंडिया कभी बन नहीं सकता। मैं कहता हूँ सिविलाइजेशन कंट्री कोई नहीं बन सकता। दब सकता है, पिट सकता है, मर सकता है, लेकिन वो कभी परमानेंट सेकंड फिडल नहीं खेलेगा। तो ये हमने इंडिपेंडेंस के बाद देख लिया, हमने अपना रास्ता अलग चुना। पीपल में से आज के डेट में, यू नो, एज दे से
कि इन द हाइंडसाइट यू ऑलवेज हैव 20/20 विजन, ठीक है ना। मतलब आप जब व्हेन यू आर ऑन द थिंग देन इट्स वेरी डिफरेंट। इतना डाइवर्सिफाइड कंट्री, इतना आगे बढ़ना, अपनी वैल्यूज़ के साथ चलना, दुनिया भर में सबको चाहे कुछ का वसुधैव कुटुंबकम, एक वेरी बिग फिलोसफी। हम किसी की लड़ाई वो थोड़ा चाहते हैं कि किसी का हमें ज़मीन चाहिए, हमारा अच्छा खासा बड़ा कंट्री है, राइट, लेकिन हम अपनी ज़मीन तो किसी को नहीं दे सकते। नहीं, ये है राइट, इट इज़ कमेंडेबल है सर। मतलब मैं किसी और से भी ये बारे में डिस्कस कर रहा था, मेरे को लगा था जब हमारी पाकिस्तान से वॉर हुई थी कि इफ़ वी हैड अलायंसेज इट वुड बी बेटर, क्योंकि लोग फिर कंक्लूसिवली हाँ या ना बोलेंगे, वरना हम इंटरनेशनल स्टेज पे जाके कहते हैं देखो ये टेररिज्म कर रहे हैं और कोई सामने से रिस्पॉन्स क्लियरली नहीं देता, और हो सकता है वो सोच में कोई वेट हो, बट जो हमारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और सबको साथ लेके आगे बढ़ने का जो पूरा माइंडसेट रहा है, दैट हैज पेड ऑफ वेरी वेल इन दिस सिचुएशन। आपकी बात से सहमत करता हूँ मैं, लेकिन एक बात बताऊँ मैं, आप अगर आप अलाई पार्टनर हो, अब यूक्रेन है, क्या हाल हो गया उसका? खत्म हो गया, ठीक है ना, वो तो अलाई है ना उनका, सारे अलाई मिडिल ईस्ट में बैठे हुए हैं, क्या किसी को बचा पाए? वो सबके ऊपर अटैक हुआ, सारे कंट्रीज घबराए हुए हैं। क्यों? आपने यूरोप के साथ में अलायंस है आपकी, अब उनमें किसको बचा पाए? रशिया और यूक्रेन के वॉर में सबको इम्पैक्ट हो रहा है ना। तो आपको अलायंस में चमचागिरी करके कोई डोल मिल सकती है, सिक्योरिटी नहीं मिल सकती है। सिक्योरिटी आपको अपने आप बनानी पड़ती है, जिसको कहते हैं कॉम्प्रहेंसिव सिक्योरिटी, जिसका मतलब यह है कि आप वही भारत करने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए सबसे ज़्यादा, ताकि दुनिया आपकी तरफ आए ना, खुद ही को कर बुलंद इतना वाली बात है। दूसरा है हमारी डिफेंस स्ट्रांग होनी चाहिए थ्रू इंडिजिनस प्रोडक्शन, क्योंकि कल को अगर अमेरिका से हमें कुछ चाहिए वो आपको मना कर देंगे, यू कांट यूज़ दोज वेपन सिस्टम्स। अभी क्या कह रहे हैं गल्फ में और कोरिया और दीज कंट्रीज़, इनके यहाँ पे जो पेट्रियट मिसाइल्स वगैरह जो भी लगा रखी थी इन्होंने सिस्टम्स, वो उठा करके ईरान में ले गए, सॉरी इन इजराइल को दिया बचाने के लिए ईरान की लड़ाई के खिलाफ इस समय में। तो उनकी सिक्योरिटी नहीं है इंपॉर्टेंट, क्या वहाँ से कर रहे हैं, तो उनको प्रायोरिटीज़ अलग हैं। तो आपको क्या मिल रहा है उसमें? और आप अगर ये सोच रहे हैं कि भाई इजराइल चूंकि उसका बड़ा अलाई है तो उसको बड़ा फ़ायदा हो रहा है, देखिए इजराइल के अंदर सारे टाइम तो बंकर में बैठे हुए लोग, ईरान के इन्होंने कहा कुछ नहीं है, उसके बावजूद ईरान लगातार मारता रहा है, 12 दिन के वॉर में भी, और 1 महीने में लगातार हिट किया है उसने अमेरिका के इजराइल के उसको, हूती हिजबुल्लाह मार रहा है वहाँ से, हूती उधर से मार देता है। तो आपको क्या मिल रहा है अलायंस में? तो आज भारत जो कहता है कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारी है, कि हम, इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूट्रलिटी है, इसका मतलब ये है कि हम वो काम करेंगे जो हम समझते हैं कि ठीक है, और हम उन कंट्रीज़ के साथ दोस्ती करेंगे जो हमें लगता है कि मल्टी अलाइनमेंट है। ये नॉन अलाइनमेंट नहीं है इस तरह, इन दैट सेंस। बट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, द चॉइस ऑफ टेकिंग ए डिसीजन इज माइन, नॉट योर्स। राइट, दैट्स द डिफरेंस। राइट, और हमें उसका फ़ायदा हो रहा है। राइट। देखिए इवन जब हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था तब भी अमेरिका से भी हमारी दोस्ती रही, 63, 64, 2 में उन्होंने खैर भले ही वो किया, उसका सोवियत यूनियन से भी दोस्ती रही। सोवियत यूनियन की वजह से हमें बड़ा फ़ायदा हुआ, उन्होंने हमारे इंडस्ट्री को बढ़ाया, सारा बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सब बढ़ी उस वक्त की। अमेरिका के साथ में काफ़ी मिलते रहे, बट तो बाद में जब इनके कोल्ड वॉर में वो काफ़ी हुआ, उसके बावजूद इंडिया वॉज स्टिल काउंटेड। आज की डेट में भी आपको G7 में हर बार बुलाते, प्रधानमंत्री 11 बार गए, आपको G20 में आप हैं, आप हर बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर आप हैं, आपकी बात मानी जाती है, सुनी जाती है। अभी इस बीच में ही लड़ाई में ही देखिए, आज कोरियन प्रेसिडेंट आए हुए हैं, उससे पहले ऑस्ट्रियन आए हुए थे, उससे पहले हमारे लोग गए थे, अभी मैं गया था मॉरिशस में, हमारे डॉक्टर जयशंकर गए थे, कितने सारे फॉरेन मिनिस्टर। तो इंडिया एक अलग ही ट्रैक पे चल रहा। तो लोग बहुत सारे लोग बोलना शुरू कर देते, अरे सब पाकिस्तान ये कर रहा है, इसमें देखिए वो रोल प्ले कर रहा है और इंडिया तो कुछ नहीं कर रहा। अरे यार क्या पाकिस्तान से कंपेयर करते हो, सोचो। मतलब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान इज़ लाइक ए रेंटियर स्टेट जिसकी अपनी कोई वो ही नहीं है। बट ठीक है, हाँ भाई तुम अपनी ये ज़रा होटल दे दो हमें, हाँ भाई हमारे यहाँ पे बात करेंगे, वो इस तरह की बातें। ठीक है, आई मीन अगर वो करते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनकी अपनी एक न्यूसेंस वैल्यू है, आपको चुपचाप रहना चाहिए। ठीक है भाई कर लो, अगर पीस होगी तो हमें फायदा है, सभी का फायदा है, करवा ये दो सोचना peace, चाहिए please। ना हमें। हाँ। बजाय इसके, मैं देखता हूँ आजकल हमारे डिबेट्स ऐसी हो रही हैं, ओ भाई पाकिस्तान ये कर गया, वो कर गया। अरे क्या कर गया यार, क्या मिल गया? डोल पे जिंदा है कंट्री, ठीक है। उस बात को तो देखिए आप, आज अपने देश में अब क्या है, डिस्पाइट इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी अब सब ठीक ठाक ही चल रहे हैं हम लोग। राइट। एक वीडियो आई थी मेरे इंस्टाग्राम पे सर, पता नहीं एडिटेड थी कि नहीं, हिमांशु आई डोंट नो तूने देखी है कि नहीं, एक
कोई न्यूज़ एंकर शहबाज शरीफ से कुछ पूछ रही थी अबाउट पाकिस्तान की हालात, तो फिर शहबाज शरीफ अपना स्टेटमेंट शुरू करते हैं, कहते हैं देखिए beggars cannot be choosers. And I was very shocked for a leader of a nation to admit that is pretty hardcore in my view. मतलब but this is true. I mean, अभी इस वॉर के दौरान में चूंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, आपको याद होगा। हाँ, राइट। तो यूएई और सऊदी अरेबिया के आपस में झिकझिक चल रही है, काफ़ी कंपटीशन है इंट्रा रीजनल। ये सिंपल नहीं है ना, हम एक अरब कंट्री को एक साथ करते हैं, सब नहीं है, सब आपस में लड़े हुए, उनकी भी समस्याएं हैं। उसने कहा मेरा $3 बिलियन मैंने तुम्हें दिया हुआ है भाई, इसको वापस करो, क्योंकि तुमने सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन दी नहीं। हाँ, उसके बाद असंट हो गई। क्या करें, अब जाके भाग के पहुंचा भाई सऊदी अरेबिया और कतार के पास, भैया कुछ पैसा दे दो ताकि इसको वापस कर दें। उन्होंने उनको पैसा दे दिया, नाउ दे आर यूजिंग देम। समझ रहे हैं आप? तो ये सिचुएशन, चाइना कल को बोल देगा भाई 50-60 बिलियन हमने खर्च करा है, इसको वापस करो, तो कहाँ से देगा वो? तो वो एक स्टेट बन गया है, सेटेलाइट। अमेरिका के साथ में इनकी प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है, जिस तरह की भी इंसान है, आप देख सकते हैं कि उनको, मैंने बोला पहले भाट जो होते थे ना पहले राजाओं के, वो गाने गाते थे बड़े, वो उस टाइप की भी बड़े कंट्रीज हैं दुनिया में। तो उससे अगला सोचता मैं तो बहुत ही बड़ा भाई एक ही दुनिया में पैदा हुआ हूँ, समझ रहे हैं आप? तो वो तो बढ़ता जाता है। तो इट नार्सिसिस्टिक जो टेंडेंसीज होती हैं, ये लीडरशिप में हमने बार बार देखी है हिस्ट्री में, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। पहले जैसे कोई एग्जाम्पल सर? पहला एग्जाम्पल हिटलर ही था सबसे बड़ा। हिटलर, ठीक, खैर मुसोलिनी था। आपके राजे यहाँ पे थे, एक से एक बड़ा सोचता था कि मैं तो वहाँ बड़ा विक्रमादित्य बन गया। बकवास सा राजा होगा, वो भी अपने को सोचता रहा, क्योंकि उसके भाट वहाँ पे गाने गाएंगे उसके लिए, महाराज आपसे बड़ा कोई नहीं है, अगली लड़ाई में पिट मारे गए। ठीक है ना? तो सर एक बात बताओ कि अब जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के पावर रूम्स में, डू यू थिंक दैट रिजीम चेंज इज व्हाट दे वांट इन ईरान, या कुछ और ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमें इसको देखना पड़ेगा कि एक 1979 से पहले ईरान, इजराइल, सऊदी अरेबिया, ये सब यूनाइटेड स्टेट्स के कैंप में थे। और 1953 में यूएस और यूके ने मिलकर के वहाँ की जो एक सरकार थी, प्राइम मिनिस्टर जो इलेक्टेड थे, उनकी सरकार को गिराया, क्योंकि उन्होंने अपना ऑयल नेशनलाइज किया था। ईरान ने ईरान वाज नॉट गेटिंग इट, इट वाज डेमोक्रेसी फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद में अयतुल्ला खमैनी जब आ गए, तो उनको लगा कि ये फिर से हमारी सरकार को दोबारा गिराएंगे, क्योंकि हिस्ट्री है अमेरिका की रिजीम चेंज, जैसा आपने कहा, तो हर जगह रिजीम चेंज ही करते हैं। तो इस बार भी जो ये हुआ है कि कई बार तक, लेकिन आज तक, पिछले मैं कहूँगा 2025 तक, जब जून में भी लड़ाई हुई थी ईरान और इजराइल के बीच में, जिसमें अमेरिका ने आके उनके न्यूक्लियर बॉम्ब डाले, न्यूक्लियर सेट्स के ऊपर बॉम्ब डाले, तो तब तक एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर थी कि जो टॉप लीडरशिप है उसको नहीं टच करेंगे, उसको डिकैपिटेट नहीं करेंगे। लेकिन इजराइल और मोसाद जो हैं वो बड़े एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के अंदर में। हमने देखा कि हिजबुल्लाह के, हमास के जो लीडर्स थे, उनको मारा इन्होंने। और अगर आप किताबें पढ़ें उनके मोसाद के एजेंट्स की जो लिखी हुई हैं, तो बड़ी रिमार्केबल वे में है। और वो एक ऐसी एजेंसी है जिसके पास काफ़ी कैपेसिटी है, बड़ी अच्छी तरह परकोलेट हो गए हैं वहाँ पे सोसाइटी के अंदर। तो उनकी इंटेलिजेंस जो है बहुत जो टेक्नोलॉजी से या जो सर्विलेंस से या ह्यूमन जिसको कहते हैं उसके थ्रू बहुत सॉलिड है, इसीलिए वो मार पाए। लेकिन 2026 में हमने जो देखा फरवरी में, जब ईरान और यूएस ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे आ गए कि भाई हमारा जो एग्रीमेंट हो गया है न्यूक्लियर, उसके ऊपर में काफ़ी 99% तक एग्री हो गया था। पहली बार ईरान बहुत कुछ छोड़ने को तैयार हो गया था, पहली बार। उस वक्त आप इमीडिएटली 28 तारीख को अटैक कर देते हैं। तो अब उनको समझ नहीं आया क्या होना है। लेकिन अगर आप प्रेसिडेंट ट्रम्प का सबसे पहला स्टेटमेंट सुने, तो उन्होंने कहा कि हम ये देश जो है आपको इस रजीम से पीछा छुड़वा करके आपको दे देंगे आपके हाथ में। उससे पहले इन लोगों ने बड़ी कोशिश की कि किस तरह से वहाँ पे एक सिविल अनरेस्ट हो जाए, और इसमें बाहर के लोगों का बड़ा हाथ था इसके अंदर, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हर कंट्री में इस तरह करने की कोशिश करते हैं, ये हिस्ट्री भी है। उनके खुद के जो इंटेलिजेंस चीफ कहिए या जो उनकी NIA की बॉस है, उन्होंने खुद कहा कि मोर देन 60 रिजीम चेंजेस USA हैज़ डन। चाइना बोलता है कि 18 साल को छोड़ कर के बाकी पूरी हिस्ट्री में अमेरिका लड़ते ही रहा है किसी ना किसी के साथ में। तो उनको एक रजीम चेंज करने का ये सोचते हैं कि कर दें। जगह जगह किया, मैं एम्बेसडर था लिबिया में, मैंने देखा वहाँ पे भी वो रजीम चेंज किया उन्होंने, अटैक किया जैसे गद्दाफी के खिलाफ। और उसमें पॉपुलर अनरेस्ट भी क्रिएट किया। उसमें फॉल्ट लाइन ढूंढते होंगे वो। तो ईजी होता है ना। देखिए, अब यूथ जो है बड़ा इम्पेशेंट है,
और ये जो करंट रजीम है ईरान की, ये भी बेसिकली बड़ी कंजर्वेटिव रजीम है। और आज जो ईरानियंस हैं सबसे हाईली एजुकेटेड लोग हैं दुनिया के अंदर। उनकी औरतें आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम PhDs अगर कहीं मिलेंगी तो आपको ईरान के अंदर मिलेंगी। तो वो फ्रीडम चाहते हैं, वो एसोसिएशन चाहते हैं दुनिया के साथ में, तो ये एक उनका इंसेंटिव है। लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो टीम है इस वक्त में, वो यस सर वाली टीम है पूरी की पूरी। जैसे कोर्टियर्स होते थे ना पहले कि साहब हुजूर आपसे बड़ा कोई नहीं है दुनिया में, तो वो उस तरह के गाने गाते हैं उनके लिए। तो वो समझते हैं मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, कोई उनको ऑल्टरनेट सलाह देने वाला नहीं है। तो उसने सोचा कि इसको मार दो, गिरा दो। अब वहाँ पे इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, और उनकी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा अल्ट्रा राइटिस्ट गवर्नमेंट है, फंडामेंटलिस्ट गवर्नमेंट है। जैसे ये कंजर्वेटिव है वैसे वो कंजर्वेटिव है। और दोनों के बीच में इसको हम बोलते हैं मैड सिंड्रोम, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। तो दोनों एक दूसरे को ख़त्म करना चाहते हैं पूरा। आज से नहीं, 47 साल से ये चला आ रहा है। लेकिन इस बार उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया अमेरिका से कि भाई खमेनी को भी गिरा दो। तो खमेनी को उसको ये बताया गया ट्रम्प को, ख़ास तौर से इनके द्वारा इजराइलियों ने, कि अगर हम उसको हटा देंगे तो लोग खड़े हो जाएंगे वहाँ पर सबके साथ, और ये बड़े 2-4 दिन के अंदर में यहाँ पे पूरा चेंज हो जाएगा। वो तो नहीं हुआ, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है उस कंट्री के बारे में। भाई सिविलाइजेशनल कंट्री जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं। जब ईरान एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है, 5000 साल पुराना सिविलाइजेशन है, उनकी हिस्ट्री है, एक कल्चर है, एक प्राइड है अपने देश के लिए। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो लोग इस रजीम को पसंद नहीं भी करते थे, वो भी आज जो है उनके साथ देश को बचाने के लिए खड़े हो गए। तो एक रजीम सर्वाइवल वर्सेस रजीम चेंज, ये डेफिनेटली एक बड़ा एजेंडा था। लेकिन चूंकि अच्छा नहीं लगता सुनने में, ठीक है, तो तुरंत वहाँ की सरकार ने उसको बदल दिया। तब उन्होंने कहा हम इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो इसको ख़त्म करना चाहते हैं, इनका मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म करना चाहते हैं। भाई आप कौन हैं? आपके पास तो सबसे बड़े न्यूक्लियर दुनिया में, अगर किसी ने आज तक न्यूक्लियर वेपन यूज़ किया है तो अमेरिका है, जापान के खिलाफ। और तो किसी कंट्री ने नहीं किया ना, इतने सारे कंट्रीज़ के पास है। तो आप एक सबको सलाह दे रहे हैं, दुनिया भर को बता रहे हैं। और ये इसलिए पॉसिबल हो रहा है क्योंकि आज की डेट में जब से सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ लेट 80s के अंदर में, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ी सी डिटेल लोगों को बता रहे तो अच्छा है। तो तब से बैलेंस ऑफ पावर जो है वो नहीं रहा दुनिया के अंदर। तो अमेरिका एक हाइपर पावर बन गया, और उसी का फ़ायदा इजराइल ने उठाया अपने, क्योंकि इस सारे गेम में एक ही मुल्क क्लियर ऑब्जेक्टिव था, क्लियर आइड, वो है इजराइल। वो जानता है कि मुझे क्या चाहिए, ईरान को ख़त्म करके कम से कम इसको मारो। जितना इसके पास स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, इसके पास कोई फाइट बैक की कैपेसिटी नहीं रहेगी, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बन सकती। क्योंकि अगर इसने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो न्यूक्लियर पैरिटी हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि न्यूसेंस वैल्यू पाकिस्तान की क्या है, बार बार वो न्यूक्लियर बातें करने लगता है, जबकि है कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद में बट गिव्स यू दी हेफ्ट इंटरनेशनली। तो ईरान को वो इसलिए ख़त्म करना चाहता है। तो ये वो इस सारे में यही एक कंट्री है। अब इन्होंने बदल के अपने रोज़ ऑब्जेक्टिव्स बदले हैं वॉर के। ना कोई स्ट्रेटजी थी, ना कोई आउटकम। तो अब चाह रहे हैं कि भाई अब देख लिया कि पहले सोचा 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा, हफ्ता निकल गया, महीनों निकल गए, 50 दिन के ऊपर हो गए, ठीक है। फिर आपने कहा कि सीज़ फायर करो, तो सीज़ फायर भी 15 दिन की हो गई, जो कल ख़त्म हो जाएगी। तो अब ये सिचुएशन हो रही है इस वक्त कि कैसे ऑफ रैम्प जिसको कहते हैं वो मिले। प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हैं कि जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरा मानना भी ये है कि ट्रम्प बेसिकली लाइक्स टू थ्रेटन कंट्रीज, लेकिन वो लाई नहीं चाहते खुद, समझ रहे हैं आप। जैसे वेनेजुएला में फट से एक स्पेशल ऑपरेशन हुआ, वो लेके उठ के चले गए। तो आजकल ना इंटरनेशनल लॉ की कोई वैल्यू है, ना इंटरनेशनल लॉ को कोई मानता है। जिसका जो मन में आ रहा है वो कर रहा है सब जगह, ह्यूमैनिटेरियन लॉ कुछ भी हो जाए। तो ईरानियंस सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे देश में आकर के अटैक हुआ है। और आज अमेरिका के साथ में ना यूरोपियन कंट्री कोई खड़ा हुआ है, सब उनके खिलाफ हो गए। देखिए नेटो के सारे कंट्रीज कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। गल्फ के कंट्रीज़ भी जितने उनके ऊपर अटैक हुए हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई हम तो अमेरिका के सिक्योरिटी अम्ब्रेला के ऊपर निर्भर थे, आज वो भी हमें नहीं मिल रहा है, तो हम क्यों इनके पीछे पड़े। बिलियंस ऑफ डॉलर की उन्होंने इक्विपमेंट दिया है वहाँ पे। ईरान ने जगह जगह जितने बेसिस थे अमेरिका के उनके ऊपर अटैक किया है। तो सिचुएशन इस वक्त बड़ी इवोल्यूशन में है। तो इसलिए अगर ये सीज़ फायर मान लीजिए एक्सटेंड नहीं होती है, या मेरा ख्याल से तो हो जाएगी, एक्सटेंड नहीं होती है, या निगोसिएशन नहीं ठीक तरह चलते हैं, या बिल्कुल एक्सेसिव आपकी डिमांड्स होती हैं, तो फिर एक बहुत डेंजरस टर्न लेगी ये सारी चीज़ें। क्योंकि जो हम हॉर्मुज़ के बारे में बात करते हैं उसके थ्रू 20% सारा ऑयल पास होता है। हमारा तो 80-85% ट्रेड वहाँ से आता है पूरा। हम तो डिपेंडेंट हैं आधे से ज़्यादा एनर्जी सप्लाईज के लिए वहाँ से, और 90% गैस के लिए। तो प्रॉब्लम तो है, हमारे 10 मिलियन लोग भी हैं भारत के वहाँ पे, उनकी कैसे बचा करें। वो लोग यहाँ पे कम से कम
आप सोचें 60 से 70 बिलियन डॉलर हर साल भारत को भेजते हैं, और वो लोग जो भेजते हैं ना वो यहीं रहता है, वो कहीं जाता नहीं है। अच्छा, आप अमेरिका में रहें, आपने देखा है कि जो वहाँ के NRIs हैं उनकी थिंकिंग डिफरेंट है जी। वो जहाँ जहाँ इन्वेस्ट करना, ये बेचारे गरीब लोग ज़्यादातर तो मेजॉरिटी तो वही हैं जाके काम करते हैं, पैसा भेजते हैं इंडिया में, तो दे आर उनका कंट्रीब्यूशन परमानेंट एक तरह से रहता है। तो मेरा मानना ये है कि सिचुएशन जो है ये अमेरिका ने, जैसे कहते हैं ना मक्खी के मधुमक्खी के उसमें आप चले तो गए, हाँ। अब आपको पता नहीं कैसे खुद को निकाले वहां से। अभिमन्यु का चक्रव्यूह, हाँ, चक्रव्यूह वाली बात है बिल्कुल। हाँ। तो चक्रव्यूह में तो अभिमन्यु मारा गया था और खैर अब अमेरिका उस सिचुएशन में तो नहीं आएगा हाँ। बट ये है कि अगर मान लीजिए लैंड बूट्स ऑन ग्राउंड आते हैं, जैसे माने बिना उसके तो आप किसी कंट्री को कब्जा नहीं कर सकते ना कुछ चेंज कर सकते हैं। अगर वो आते हैं तो आप देखिए वहाँ का टेरेन कैसा है, ये 4 गुना है इराक से। इराक में अमेरिका को कितना साल लगे, अफगानिस्तान में 20 साल के बाद हार के गए, कुछ नहीं मिला। वियतनाम में क्या मिला, अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। तो ये जितनी सुपर पावर है, असली बात यह है मुद्दे की, जो अगर देखें कोई भी इंटरनेशनल स्टडी करता है, पढ़ता है, कि ये जितनी सुपर पावर है इनमें से कोई एक वॉर नहीं जीत पाई। आप देखिए अफगानिस्तान में अंग्रेज हारे, अमेरिकन हारे, सोवियत यूनियन हारा, ठीक है, तीनों। चाइना और USA वियतनाम में, अमेरिका इराक में भी कोई जीत नहीं कह सकते। आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं आप कंट्री को, क्योंकि आपका फायर पावर है, लेकिन असलियत में तो आपको कुछ नहीं मिल रहा। भाई जीत जब मानी जाती है जब कंट्री नॉर्मल हो जाए, वहाँ के लोग आपके साथ खड़े हों, आपको आज हेट करते हैं लोग अमेरिकन के साथ में, तो आपने क्या पाया। तो मेरा मानना ये कि यही सिचुएशन ईरान में होने वाली है। ईरानियंस जो है, चूँकि सिविलाइजेशन, अगर आप स्टेटमेंट्स देखें दोनों साइड्स के, तो आपको उससे दिख जाएगा कि कितना बड़ा फ़र्क है एक सिविलाइजेशन कंट्री में और एक अपस्टार्ट कंट्री में। मैं पावरफुल ज़रूर है, आप पैसा ले, आप कहते हैं ना पुराने ज़माने बहुत पैसा जो है वो क्लास नहीं ला सकता, ये भी होता है। राइट। तो सर एक तरीके से इन्होंने वही वेनेजुएला वाला हाल सोचा कि लीडर को डिकैपिटेट कर दो, पॉपुलर अपराइजिंग हो जाएगी। वेनेजुएला में इनके पास एक ऑपोजिशन लीडर थी जिसको ये पहले ही नोबेल प्राइज पहुंचवा चुके थे, जहां पूरा एक सिस्टम सेटअप हो सकता था। ये एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, मोनार्किस्ट नहीं तो क्या वो, देयर इज द वर्ड फॉर इट, ये मतलब थियोक्रेटिक स्टेट है। और यहाँ पे ऑपोजिशन का कोई स्कोप नहीं था। इनहेरिटेंस भी हो गई खमेनी साहब से, उनके बेटे वो आ गए अब, और बहुत जल्दी ईरान ने खुद को रीग्रुप करके, मेरा सेंस ये है कि दे हैव शिफ्टेड द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम रिजीम चेंज टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एक लेवल पे अब स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अमेरिका के लिए ये है, डीन्यूक्लियराइज करो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाओ, और कोई रिजीम चेंज तो उन्होंने उम्मीद छोड़ दी है शायद। नहीं, रिजीम चेंज बोल रहे हैं कि न्यू रिजीम, वी आर टॉकिंग टू द न्यू रिजीम। अब न्यू रिजीम क्या है? हाँ। उसका लड़का आ गया जी, उसका लड़का जिसकी टांग वांग टूट गई कहते हैं लोग के, वो भी ही वाज इंजर्ड ऑल्सो। उधर आपके जो लोग कई सारे, उसकी वाइफ मारी गई, उसके बहन मारी गई, काफ़ी सारे लोग मारे गए उस अटैक में अमेरिका में, जिसमें अयतुल्ला खमैनी की डेथ हुई, उसको मारा गया। वो तो बन गया एक तरह से जिसको कहते हैं मसीहा है। पहली बार पुराना खोमेनी जो असली था, जो लाया रेवोल्यूशन, ही डाइड नॉर्मली, उसका नहीं बना, बट दिस फेलो हैज बिकम द मार्टिर। तो मार्टिर बना दिया आपने उसको, तो आज उसका एक स्टेटस एक डिफरेंट हो गया है जी, ठीक है। दूसरी चीज़, उसका लड़का आ गया, तो खमैनी टू खमैनी, जैसे तालिबान टू तालिबान उन्होंने अफगानिस्तान में किया, वैसे खमैनी टू खमैनी हो गया पास, राइट, ठीक है, पावर पास हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि IRGC के लीडर जो रिवोल्यूशनरी गार्ड, जिसको जो डायरेक्ट खमैनी के साथ काम करते थे और पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकली उसी को कन्फाइंड है, सबसे पावरफुल फोर्स है वहाँ की, उसके जितने भी लीडर मारे गए उसके बाद जो आए हैं वो और भी अल्ट्रा रेडिकल हैं। इवन दिस मैन जो मुस्तफा खमैनी लड़का है, ही वॉज नॉट द चॉइस ऑफ अयतुल्ला खमैनी, फर्स्ट चॉइस। ही डिड नॉट वांट दिस थिंग ट्रांजिशन टू हैपन कि भाई मेरा बेटा आए बाद में ये थे, बिल्कुल नहीं। लेकिन और वही न्यूक्लियर वेपन के ख़िलाफ़ भी था। वो पुराने खमैनी ने एक फतवा जारी किया हुआ था कि भाई हम न्यूक्लियर वेपन इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि न्यूक्लियर वेपन या इस तरह के वेपन्स जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं मुस्लिम और नॉन मुस्लिम्स के बीच में। उसका रीज़न दूसरा था, बट वो उसके ख़िलाफ़ था। अब ये बंदा, आप सोचिए, अटैक होने के बाद, ये सब होने के बाद में, भले ही आज की डेट में ये मान जाए, आप सोच सकते हैं कि एक कंट्री जिसके पास कैपेसिटी है, सब कुछ है, वो ये करेगा। अब रही बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा से खुला था, बंद कहाँ था? नहीं था, कभी बंद नहीं था। 27 फरवरी तक तो खुला ही था ना जी। दुनिया भर के शिप्स आ जा रहे थे, कोई टोल नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं था, किसी को प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों हुआ? 28 तारीख को जब आप अटैक करते हो
तो उसके बाद जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और वो बोल रहा है, जून में जो अटैक किया था इन्होंने, उसके बाद में ईरानियंस ने सीधा कहा था कि अगर आप हमारे ऊपर दोबारा इस तरह का अटैक होगा तो हम आपके जितने एसेट्स हैं, चाहे कहीं पे भी हैं रीजन के अंदर में 19 बेसिस हैं, या आपके जो कोई भी शिप्स होंगे, कुछ भी, हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे, यहीं पे उन पर अटैक करेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे। वो जानते हैं कि इकोनॉमिक जो एक प्रेशर पड़ सकता है जी, वो डालने के लिए, ताकि उनका भी एक है कि भाई इंटरनल अगर हम इस तरह करें तो आप मान लीजिए कि क्या होगा कि दुनिया परेशान हो जाएगी। जब दुनिया परेशान हो जाएगी तो दुनिया प्रेशर करेगी अमेरिका के ऊपर, दूसरे देश प्रेशर करेंगे, भाई जल्दी ख़त्म करो, ये ठीक नहीं है। और वही हो भी रहा है टू ए ग्रेट एक्सटेंट। लेकिन ट्रंप जो है, ट्रंप है, यूनिक आदमी है, वो सुन नहीं रहा है, अभी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करें। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि आप घुस तो गए, अब निकलना आपको इज्जत के साथ बड़ा मुश्किल हो रहा है, और लड़ना भी आसान नहीं है उनके साथ। नहीं है। गुरिल्ला वॉरफेयर अगर शुरू हो जाएगा, सिविल वॉर इस टाइप की चीज़ें, तो और भी खतरनाक हो जाएगा। इराक वॉर के बाद से उन्हें मैंने देखा अफगानिस्तान वॉर में और हुआ, जहाँ पे ना सर मतलब जो द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द प्रेसिडेंसी इज़ फ्रैक्चर्ड राइट नाउ। मतलब मैं था अभी अमेरिका में पिछले हफ्ते, तो आप लोगों से बात करो, they don't have the general American enthusiasm. They are not in support of what is happening largely. एक बेस होगा, ज़रूर होगा, और वो इलेक्शंस में रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा, इनके जो भी कमिंग इलेक्शंस हैं उसमें हो जाएगा रिफ्लेक्ट। पर सर जैसे ये जो रीजन है, जैसे आप कह रहे थे मैड सिंड्रोम और ये सब, क्या ये रीजन परमानेंटली प्रोन है सिक्लिकल सिक्योरिटी कंसर्न्स की? मतलब अभी तो इनको दबा देंगे, ईरान भी सर कौन सा मान जाएगा? नहीं मानेगा। हाँ, वो भी न्यूक्लियराइज करने की कोशिश करेगा। देखिए, छोटा कंट्री नहीं है, बड़ा कंट्री है, बड़ी पावर है रीजन के अंदर। 2-3 पावर कही है, 4 कही है बल्कि। सबसे बड़ी पावर जो है वहाँ पे है सऊदी अरेबिया, दूसरा है ईरान, तीसरा है इजराइल, और चौथा है टर्की, इन दिस होल रीजन के अंदर में। इनमें जो इजराइल और ईरान के बीच में एक तरह का, मैं जैसे कहा कि एक दूसरे को ख़त्म करने की होड़ लगी हुई है, किसी भी एट एनी लेवल। अब अगर वो लोग को एग्जिस्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं तो समस्या एक बहुत बड़ी है। और अमेरिका में क्या है कि वो अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं कई सारे। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि जो स्पीकर पार्लियामेंट का है गालिब आप, कि वो हमारा एक बात कर सकते हैं, रीजनेबल आदमी है। पुराना जो रज़ा शेख पहलवी है, लड़का उसका पुराना किंग का, वो कोशिश कर रहा है कि सर मुझे बना दें अगर यहाँ से हट जाए सब कुछ। लेकिन अब हटना मुश्किल हो गया है। हालांकि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अगर मान लीजिए अमेरिका अटैक ना करता तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में रजीम या तो बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स लाती, कुछ ऐसा करती। देखिए, आपको याद होगा जब एक महासा अमीनी एक लड़की को मारा था, या 2018-19, हाँ 22 में, हाँ, तो उसके बाद से आज की डेट में आप देखें वहाँ पे किसी भी टीवी में सारी लेडीज़ कोई अपना पर्दा वर्दा ज़बरदस्ती नहीं करती है, सब घूमती हैं ऐसे ही। तो एक रिफॉर्म अंडर पब्लिक प्रेशर होता है, नॉर्मल है। इकोनॉमी की कंडीशन ख़राब है क्योंकि सैंक्शंस रही हैं हमेशा से। अब चाइना को बेचते हैं वो 90% अपना ऑयल या जो भी कुछ है, लेकिन उनके पास में समस्याएं तो हैं ही हैं इकोनॉमिकली। तो जो यूथ है वो इम्पेशेंट है, पढ़े लिखे लोग जहाँ चाहते हैं, तो डिग्निटी तो ज़रूरी होती है। हर एक सिविलाइजेशनल कंट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डिग्निटी होती है, क्योंकि हम प्राउड हैं अपने सिविलाइजेशन के लिए। मैं भारत की तरफ से देखता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि किसी भी कॉमन आदमी के पास चले जाइए, वो जानता है कि मैं इंडियन हूँ। अगर इंडियन हूँ तो मेरी ये एक पहचान है। ऐसे ईरानियंस की भी है, वो भी जानते हैं कि जब आप उस पर घूम रहे थे अपना पेड़ों पे, तब हम वो लिख रहे थे, यू नो, कितना बड़ा फर्क है। तो ये सोचिए आप, पर्शियंस तो बड़े पुराने हैं, उसका वो है। तो ये एक प्राइड होता है, और वो प्राइड आपको साथ बांध के रखता है उस वक्त जब जिस तरह की सिचुएशन आती है। अमेरिका की प्रॉब्लम क्या है कि अमेरिका डिवाइडेड कंट्री है। मैं और आप दोनों वहाँ रह चुके हैं। वहाँ पर डिवाइडेड क्या है, डेमोक्रेट्स एक हैं, रिपब्लिकन्स ऐसे, और उनका बिल्कुल फंडामेंटल डिवीजन है जी एक दूसरे के साथ में। हम देखिए तो घर घर में अगर बटे हुए हैं तो इस तरह से। अब लोगों को तो समस्या ये हो रही है कि भाई ये लड़ाई हमारी तो है नहीं, और प्रेसिडेंट ट्रंप को लाए भी इसलिए, उनके मागा कॉन्स्टिट्यूंसी को कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसीलिए कि ट्रंप ने कहा कि मैं सारे फॉरएवर वार बंद कर दूंगा, मैं कोई लड़ाई नहीं करूंगा, मैं किसी लड़ाई में नहीं शामिल होऊंगा। अब आप उल्टा कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। दूसरा चीज़ ये है कि इस वॉर का अमेरिका भले ही यहाँ से ऑयल गैस ना लेता हो, लेकिन ओवरऑल वॉर का इम्पैक्ट तो है। भाई अगर आप इतने बड़े एक्सपोर्टिंग नेशन भी हो, आप इम्पोर्टिंग नेशन हैं, आप ये तो आपके हर चीज़ के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो अमेरिका में आज ऑयल की कीमत, गैस की कीमत जो है पेट्रोल पंप पे, आप तो भी आए हैं, देखा होगा लोग बात करते हैं। हाँ सर, 4-5 टाइम्स है इस टाइम पे। हाँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज़ इंक्रीज। यस, तो दिस इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड। जब लोग चुनेंगे
तो भले ही का कितने बड़े रिपब्लिकन हो आप। दूसरा चीज़ ये है कि अमेरिका में एक बड़ी जागृति इस बात की हुई है कि अमेरिका को इजराइल जो है क्या एक लाइबिलिटी हो गया, यू नो। रियल क्वेश्चन। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है। वहाँ पे लोगों को लग रहा है कि हम क्यों इसके चक्कर में अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं। अब कल परसों उनका फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर क्या कह रहा था कि ईरान को हमने ऐसा ब्लॉकेट किया है, उसको 160 मिलियन पर डे का लॉस हो रहा है। आप देखो, आप 160 मिलियन डॉलर का लॉस उनको कराने के लिए अपने आप के बिलियंस ऑफ डॉलर डेली खर्च हो रहे हैं वहाँ पे वो मेंटेन करने के लिए, इसको लड़ाई लड़ने के लिए या रहने के लिए, वहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स पर डे। तो ये इतनी फुल हार्डीनेस जिसको कहते हैं ना, एक ज़बरदस्ती। अब तुगलक था जैसे हमारे सिस्टम में, उसने कहा मैं कैपिटल चेंज करूँगा साहब, उसने क्या किया देखिए आप, उसका क्या हश्र हुआ। तो इस तरह जब जो लीडर्स एक रैशनल डिसीजन लेते हैं और फिर उस डिसीजन को बढ़ाने के लिए, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए अगर और ज़्यादा वो करते हैं, और ख़ास तौर से जब आप दुनिया के मोस्ट पावरफुल नेशन हो। देखिए आज आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत कम हो गई है कि आपकी ताकत तभी होती है जब आप एक इंटरनेशनल लॉ जो आपने खुद बनाया उसको फॉलो भी करें। ठीक है ना, इन दुनिया क्यों बात आपके पीछे आएगी। देखिए पैसा तो ऐसा, एवरीबडी इज ऑन ए स्केल। एट वन टाइम इंडिया वाज कंट्रीब्यूटिंग 28% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। इंडिया और चाइना मिला के आधे से ज़्यादा जीडीपी करते थे दुनिया की 200-300 साल के। उसके बाद में आज हम, बट वी आर ग्रोइंग वेरी फास्ट। हम सोच रहे हैं कि हम वहाँ पे पहुँचेंगे दोबारा से उस अपने स्टेशन को। तो साइक्लिकल चलता रहेगा। ये तो नई पावर्स हैं। देखिए 200-250 साल पुराने कंट्रीज़ हैं, तो उनका सोच अलग होती है कि बाय प्रेशर, बाय पुश, बाय पावर वी कैन ओवर रूल और ओवरकम, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इंटरनेशनल डोमेन में बड़े आए। से एक स्पिरिचुअल एक्सेस होता है सर एक सोसाइटी का, किसी भी कम्युनिटी का ना, एक ऑलमोस्ट इनविजिबल चीज़ होती है जिसको होल्ड ऑन करते हैं। और हम इंडियंस वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। हमारी हिस्ट्री और कल्चर इतना डीप है कि वो किसी भी फेज और एरा को सर्वाइव करके बियॉन्ड है। बिल्कुल। तो आई विल नेवर स्टॉप बीइंग एन इंडियन नो मैटर व्हाट आई डू, इट जस्ट कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम मी। फॉर अ लॉट ऑफ दीज यंग नेशंस वो मिथोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती जिसको वो पकड़ें, तो वो फिर इनविजिबिलिटी बन जाती है, मोर मटीरियल थिंग्स कि मैं पावरफुल हूँ, और उसका सर अपना फायदा है। ऑल सेड एंड डन। मतलब देखिए सबसे बड़ी बात है, दूसरी चीज़ है वहाँ की अमेरिका के बारे में, इट इज़ ए नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स फ्रॉम डे वन। ठीक है ना, वो बेचारे जो इंडियन रेड इंडियंस थे उनकी तो उन्होंने रेड लगा दी, ख़त्म कर दिया वर्चुअली। बाकी तो सारे इमिग्रेंट्स ही हैं जिसने किया है। अब अगर हम इंडिया से गए हुए हमारे साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, लोग कहते हैं कि भाई 25% नासा में साइंटिस्ट इंडियंस हैं। सबसे बड़े टॉप डॉक्टर्स, रिचेस्ट डॉक्टर्स, फास्ट बिगेस्ट पर कैपिटा इनकम वाले इंडियंस हैं वहाँ पे, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना उस कंट्री के अंदर जी। 25-26 CEOs जो हैं बड़ी मल्टीनेशनल्स के इंडियन ओरिजिन के हैं। तो इट इज़ नॉट जस्ट बाई एक्सीडेंट दैट इट हैपन, बिकॉज वी हैव दैट थिंग इन अस, वी आर लीडिंग। तो ये एक चीज़ है जो रहती है वहाँ पर। नेचुरली अब उसको कंट्रीब्यूट हुआ, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया एक इनोवेशन के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, रिसर्च के लिए। आपको फ्रीडम मिली वहाँ पे जो नहीं थी हमारे कंट्रीज़ में, या तो कैपेसिटीज़ नहीं थी या जो लीडरशिप के पास। हम भी तो भाई 304 साल के उसके गुलामी के बाद ही आए, तो उसका तो उनका तो पर्पज़ ये था कि कैसे। बल्कि एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आपको। मैं जब ऑक्सफोर्ड में पढ़ता था तो हमें लिखे गए वहाँ पे फॉरेन ऑफिस में, वहाँ के जो विदेश का FCO बोलते हैं, फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस। तो आप जाएंगे वो ऐसी इंसिपिड टाइप बिल्डिंग है, लेकिन जो इंडिया सेक्शन है वहाँ का वो सबसे ज़्यादा शानदार है, ग्रैंड्योर। अगर अंदर में बिल्डिंग के अंदर जाएंगे तो देखेंगे आप इतना बड़ा। उससे क्यों सब लूट पकड़ यहीं से किया है ना उन्होंने। जो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर रिकन्स्ट्रक्शन में उसमें जो उन्होंने जितना भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वो सारा यहाँ से पैसा ले आकर के किया है। तो दे वर वर्किंग फॉर अ वेरी डिफरेंट वर्क। सारी इंडस्ट्री को डेसिमेट किया हमारा। तो अब अगर अमेरिका आ गया यहाँ पे, लोग कहते हैं कि साहब ये आया है कंट्रोल करने ऑयल को, ऑयल चाइना को देते हैं, उसको हम कंट्रोल कर लेंगे, जैसे वेनेजुएला में कर लिया। नो डाउट 3rd लार्जेस्ट कंट्री है सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला और ये। तो अब अगर आप ऑयल कंट्रोल कर लोगे, आप तो खुद सबसे बड़ी ऑयल पावर हो। ठीक है ना। अब उसने कहा क्या यूरोपियन कंट्रीज़ को कि तुम खोल लो, जाके खोल सकते हो तो हरमुज को, और नहीं तो चीपर ऑप्शन है मेरे से ख़रीद लो। तो वो एक ट्रांजैक्शनल आदमी है, बिजनेसमैन आदमी है, उसी तरह से वो बात करते हैं। लेकिन आप जब तक सारे पॉइंटर्स को एक उसमें नहीं लगाओगे, डॉट्स को कनेक्ट नहीं करोगे, या आपका स्ट्रैटेजिक थिंकिंग वहाँ पर ऐसे नहीं है, तो आपकी कितनी भी फायर पावर हो,
आप अपने जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं वो नहीं अचीव कर सकते। आप डिले करा सकते हो दूसरे कंट्री को, बिकॉज आपके पास डिस्ट्रक्टिव पावर है। अब दुनिया भर में आप WMD ढूंढते हुए इराक में चले गए, वहाँ कुछ नहीं मिला, एक्यूज़ किया, मैन्युफैक्चर किया। WMD तो आप ही यूज़ कर रहे हो सबसे ज़्यादा। एक बहुत ग्लेयरिंग आयरनी, हिपोक्रेसी इस पूरी सिचुएशन में है। पर मैं सर समझना चाहता हूँ, फिर क्या एक सेकंड ऑर्डर ऑब्जेक्टिव अमेरिका के लिए ये भी है कि चाइना तक तेल ना पहुंचे? बिकॉज वेनेजुएला, ईरान, अच्छा मैं समझता हूँ इजराइल ईरान का म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है, बट इतनी आसानी से अमेरिका इजराइल की बातों में आके सडनली लीडर ऑफ ईरान को डिकैपिटेट कर दे। उन्होंने नहीं किया, ये तो किया इजराइल है, बट लाइक ग्रीन फ्लैग दे दे। मतलब ये सब रहते हुए क्या अमेरिका यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म अप्रोच ले रहा है क्या चाइना के अगेंस्ट? इज दैट अ पार्ट ऑफ द प्लान? इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका का जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है किसी तरह चाइना को कंटेन करना, और उसमें मतलब चाइना का मेन ऑब्जेक्टिव है कि कैसे 10-20 साल की शांति मिल जाए ताकि अमेरिका को डिस्प्लेस कर दिया, नंबर 1 थिंग। वो भी वॉर नहीं चाहते, कहीं घुसना नहीं चाहते वॉर में किसी में, जस्ट बिकॉज हमारी तरह हम भी कौन सा लड़ाई चाहते किसी के साथ। सही बात। हमने 88 घंटे में पाकिस्तान को मार पीट के बंद कर दिया, बिकॉज वी न्यू हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। इस बार अमेरिका की प्रॉब्लम ये है कि इसका कोई स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव नहीं था जिसको आप जीरो इन कर सकें। बाद में बड़े सारे थिंकर्स लोग बोलेंगे, जैसे आपने बताया ये बात कि साहब वो उसको ऑयल डिनाई करना चाहता है। भाई आप मुझे एक बात बताओ, ऑयल कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आप उसको बंद कर दोगे 100 साल के लिए। ऑयल ऐसी चीज़ है जो बनेगी भी, बिकेगी भी। खरीदार कौन है आज की डेट में? इंडिया और चाइना और जापान और कोरिया। मिडल ईस्ट का ऑयल कौन खरीदता है सबसे ज़्यादा? ये 4 कंट्री खरीदते हैं। तो अगर आप बंद कर दो मानो ईरान को, USA को, मान लीजिए 1.5 मिलियन बैरल्स, उसने रशिया के साथ में सारी पाइपलाइंस बनी हुई हैं, डायरेक्ट बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करके। उसने अफ्रीका से ख़रीदता है, वो लैटिन अमेरिका से लाता, जगह जगह से ला रहे हैं वो अपने। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं जब यहाँ पे था मिनिस्ट्री में डील करता था, तो 2 बार हमारे जो दोस्त हैं गल्फ़ कंट्रीज़ के, उन्होंने थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश करी कि साहब ऑयल सप्लाई करते हैं। मैंने कहा आप पी तो नहीं सकते ना अपने ऑयल को, भाई बेचना ही है आपको, हमें फ्री में थोड़ी दे रहे हो, खरीद रहे हैं ना हम आपसे, तो आप नहीं दोगे कोई और देगा, अमेरिका देगा। भाई थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे ना, और क्या है। एट द एंड ऑफ द डे तो बाजार है। तो आप ये सोचना कि मैं तो ईरान का सारा ऑयल कंट्रोल कर लूँगा या मिडल ईस्ट का, किसका कर सकते हैं आप? कल UAE ने बोल दिया प्रेसिडेंट ट्रंप को कि हमारे पर डॉलर की प्रॉब्लम है, हम युआन में ट्रेड करेंगे बस। सऊदी अरेबिया युआन में ट्रेड कर रहा है, अपना ऑयल बेच रहा है। तो ये जो चीज़ें कई बार ऐसी होती है ना कि अगर आप शॉर्ट टर्म आइडिया लेके कोई इस तरह के डिसीजन लेते हैं तो दे कैन हैव ए लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज फॉर यू एंड द वर्ल्ड। वही हो रहा है वहाँ पे। सर इस पूरे टाइम पे मैं बैठ के ही देख रहा हूँ और देख रहा था भी कि जो अच्छा फ्री फंड में लॉस किसका हुआ? फ्री फंड में जो बिल्कुल ही उड़ता हुआ कुछ आके लग जाने वाली बात है वो ये है कि गल्फ स्टेट्स पे बमबारी हो गई, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके ऑयल फील्ड्स, उनके नेचुरल गैस रिजर्व्स जो कि दुनिया के सबसे बड़े बड़े नेचुरल, और उनका कोर बिजनेस, उनका कोर इकोनॉमी ड्राइवर है, टू द एक्सटेंट दैट अगर UAE में टैक्सेशन नहीं लगता इन द सेम वे एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज पार्टली बिकॉज दे हैव ऑयल मनी एंड दे कैन फंड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर अदरवाइज। UAE बिकेम दिस न्यूट्रल स्पॉट, दुबई पर्टिकुलरली, जहाँ से बिजनेस और पैसा मूव करता था, वॉज बिकॉज कि देखो यहाँ पे कोई वॉर वगैरह होती नहीं, इट्स अ वेरी फेयरली न्यूट्रल कंट्री, कुछ ऊपर से लॉज लगते हैं वो भी बड़े मिनिमल है। इट बिकेम अ डेस्टिनेशन, इट बिकेम द हॉटेस्ट सिटी इन द इंटायर वर्ल्ड, और उन पे गिर गए दुनिया भर के बम। उन सडनली देयर इज अ पब्लिक अनसर्टनिटी, सिविलियन अनसर्टनिटी, एंड फॉर इंस्टेंस रियल एस्टेट इज क्रैश्ड, यू डोंट नो इफ इट विल कम बैक टू द सेम प्लेसेस अगेन। ऑल दीज कंसर्न्स जो मैं एग्जिस्टेंशियल ट्रीट करूंगा फॉर अ कंट्री लाइक ऑल गल्फ कंट्रीज, इन्होंने कुछ मुंह खोल के बोला क्यों नहीं है सर? किसने? MBS ने या गल्फ नहीं, देखिए ना, बात ऐसी है, इधर कुआ उधर खाई, ये भी एक सिचुएशन है। अब इन लोगों ने ये सोच लिया, हालांकि UAE ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर आफ्टर इजराइल अटैक जो है UAE के ऊपर हुआ। अब कारण उसका उनकी ईरान की तरफ से देखो तो ये है कि भाई ये तो जो है इजराइल के साथ सगे हैं, एकदम मिले जुले हैं, अब्राहम अकॉर्ड्स हो या जो जिसके अंदर में। दूसरा अमेरिका के भी बिल्कुल पिट्ठू हैं। तो लेकिन आप एक मत भूलिए कि 500,000 इरानियंस लिव देयर इन UAE, और ईरान का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कहीं अगर बाहर है इरानियन का तो UAE के अंदर है, ये भी सोच लीजिए। तो इरानियंस डोंट वांट टू डेसिमेट एनी ऑफ दीज कंट्रीज, लेकिन
चूंकि अटैक उनको उनका देखना है कि हम डे आफ्टर की तो परवाह ही नहीं कर रहे भाई, हमें तो आज की परवाह करनी है, अपने को बचें कैसे। तो उसको बचने के लिए वो ये नहीं चाहते कि जो बेसिस हैं 19 बेसिस मिडल ईस्ट में वो यूज़ करे अमेरिका उनके खिलाफ। बिकॉज आप नेक्स्ट डोर पे बैठे हो, कतार में मान लीजिए बेस है, तो कतार हैज़ फोर्स्ड, कतार ने अमेरिकन को बोला खाली करो बेस, सारे बेसिस खाली हो गए। लेकिन जो जहाँ लड़ाई, मतलब प्रिसाइजली तो नहीं आप कह सकते, बट 99% जो भी हिट हुए हैं 2000, या तो वो बेसिस हैं जहाँ पे अमेरिकन कंपनीज हैं, या उनका प्रेशर डालने के लिए उनकी ऑयल गैस उसके ऊपर उसने किया है। इसके भी तो पार्स पे, जब साउथ पार्स फील्ड पे इजराइल ने अटैक किया ना अगेंस्ट द अमेरिकन एडवाइस, जी तो उसने जाके 2-3 जगह और कर दिया, क्योंकि दे आर ऑल इन द नेबरहुड। तो ईरान भी जानता है कि भाई परमानेंटली, और ये मैं समझता हूँ ईरान का सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा लड़ाई के बाद, कि किस तरह से अपने नेबर्स के साथ में दोबारा से आप अपनी रिलेशनशिप को रीस्टोर करें। ये ईरानियन फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। आप ये सोच लीजिए। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि देखिए यूएई इज़ एन आइडिया, तो सब लोग आ रहे हैं वहाँ पे, लेकिन यूएई का एक अपना गेम प्लान है, वो अपनी अलग तरह से फॉरेन पॉलिसी खेलता है, वो भी है। और उसको ये ईरानियंस का ही है, सऊदी के साथ भी प्रॉब्लम है उनकी। तो कहा, सबने कहा है। देखिए मैं अभी मॉरिशस में था, वहाँ पे ओमान और यूएई के फॉरेन मिनिस्टर ने भी स्पीच दी। फॉरेन मिनिस्टर आए थे यूएई के, तो ओमान का फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, उसने कहा वो चूँकि वो मीडिएट कर रहे थे 27 फरवरी तक, उन्होंने कहा कि बिल्कुल एक एग्रीमेंट, सबसे बढ़िया एग्रीमेंट एग्री हो गया था सब कुछ। उसके बाद में अमेरिका से अटैक किया, इसराइल और अमेरिका ने मिल करके। क्यों अटैक किया? इसलिए क्योंकि इसराइल नहीं चाहता कि किस तरह का एग्रीमेंट हो जिसमें ईरान को ये पॉसिबिलिटी रहे कि ये दोबारा से एनरिच कर पाएगा या दोबारा से न्यूक्लियर पावर बन पाएगा। यूएई ने साफ कहा कि हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमने भी तो जो 28 तारीख को स्टेटमेंट इशू किया था विदेश मंत्रालय ने, उसमें सीधा कहा था कि रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी इज ए मस्ट। तो अगर आप उसको इंटरप्रेट करो, तो पहले दिन सॉवरेनिटी किसकी ख़त्म हुई? ईरान की। अमेरिका और उसने अटैक किया उसके ऊपर जी, इसराइल ने, भले ही हमारे कंप्रहेंसिव पार्टनर्स हैं जो भी हैं। दूसरा क्या हुआ, जो ईरान ने इन कंट्रीज़ के ऊपर अटैक किया, दैट्स ऑल्सो वायलेशन ऑफ देयर सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। तो हमने दोनों को कॉल आउट किया। तो इसलिए एक बड़ा ये जो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि, और अगर मान लीजिए कल टॉक और आगे नहीं बढ़ती हैं या सीज़ फायर नहीं बढ़ती है और लड़ाई हो जाती है जैसा प्रेसिडेंट ट्रंप बोल रहे हैं, तो अगर हो जाती है तो आप सोचिए कि फिर से ये फायरवर्क शुरू होंगे और फिर वो किसी भी कहीं जा सकता है। तो और उसने बता भी दिया कि मैं ये इन जगहों में मारूंगा। अब कतार ने चूंकि कह दिया कि भाई हम तो आपके साथ हैं, तो बात ख़त्म हो गई। ओमान उनके साथ है, वो भी ख़त्म हो गया आपका। सऊदी अरेबिया ने कहा कि हम अपने को नहीं अलाउ करेंगे आपको करने के लिए। कतार के उनके साथ हो ही गया है। बहरीन एक कंट्री है जिसमें 70% शिया हैं, लेकिन वो वहाँ अमेरिकन बेसेस हैं, तो बहरीन पे अटैक किया है उन्होंने। पहले सबसे पहला अटैक तो वहीं 5th फ्लीट पे किया। उसके बाद आपका रह गए बाकी कंट्रीज रीजन के अंदर में, तो सब बाइंग आउट बोल के क्या करेंगे आप, मतलब बताइए। लेकिन ये वो काउंट कर रहे थे कि शायद है कि अमेरिकन इस रजीम को हटा देगी, अगर हो जाते हो तो अच्छा है उनके लिए। लेकिन अगर अब जिस तरह का इम्पैक्ट उनके ऊपर हो रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और दुनिया के ऊपर होगा, क्योंकि ऑयल प्राइसेस ऐसे बढ़ते हैं। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसा कर देंगे, मान लीजिए, कई बार लोगों का कहना है, सच क्या है मैं नहीं कह सकता, कि he and his some of these colleagues have minted money out of this also, betting in the market, betting in the market, हाँ। $1.5 बिलियन कर दिया, कल सीज फायर हो गई, एकदम मार्केट बढ़ जाता है। अमेरिकन करप्शन ऐसे काम नहीं करती जैसे हम इमेजिन करते हैं, जहाँ पे टेबल के नीचे से गड्डी सरकाई जाती है। अमेरिकन करप्शन काम करती है इस हाई लेवल पे कि स्टॉक मार्केट और बेटिंग एप्स और मैनिपुलेट कैसे किया जाए, और वहाँ पे मोस्ट पैसा बनाया जाता है। वहाँ पे कोई रिश्वत नहीं खाता, वहाँ वो पैसा बना के रिटेल इन्वेस्टर का उठाया जाता है, इस इंडिविजुअल इन्वेस्टर का उठाया जाता है। इस तरीके से काम होता है वहाँ। पर सर, मतलब अब इस सिचुएशन में मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि गल्फ कंट्रीज अमेरिका को प्रॉपरली फिर से ट्रस्ट कर पाएंगे, बिकॉज उनके लिए तो ये एक दे आर जस्ट इन बिटवीन द वॉर ना, दे आर कोलैटरल एक सेंस में। तो फिर व्हाई वुड दे ट्रस्ट द पार्टनर हु ऑफर्ड देम सिक्योरिटी, एंड व्हाई डज दैट नॉट पर्कुलेट टू से जापान, क्योंकि जापान की तो सारी सिक्योरिटी ही उनके हाथ में, अमेरिकियों के हाथ में है। और ऐसे कई और कंट्रीज हैं
जो या तो डिफैंग्ड हैं या उधर की सिक्योरिटी अमेरिका मैनेज करता है किसी रियल सेंस में, सब हाथ खड़े कर देंगे, सर आपसे तो होगा नहीं, आप तो अपनी जंग में लग जाओगे, हमें छोड़ दोगे पीछे। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आज के डेट में कुछ भी कहिए आप, अमेरिका का जो टेक्नोलॉजी और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो फार सुपीरियर कंपेयर टू मनी अदर प्रोवाइडर्स। देयर आर चाइना, देयर आर रशिया एंड ऑल, बट in terms of overall capabilities, I think the Americans are still way ahead. There's no doubt about it. No doubt. तो अब ये कंट्रीज जो पैसे वाले हैं, इनका क्या है कि अगर मानिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स दे हैव इन्वेस्टेड इन अमेरिका। अगर आपको याद होगा 74 में निक्सन ने जब डॉलर को गोल्ड से डिसोसिएट किया था, तो ये पेट्रो डॉलर के चलते जो है वो सस्टेन रहा है डॉलर हमेशा से। अब ये लोग अगर वो पैसा इधर उधर इन्वेस्ट करना शुरू कर दे, मान लीजिए चाइना, इंडिया, इधर उधर दूसरे कंट्रीज़ में बायलैटरल ट्रेड को थर्ड करेंसीज में करना शुरू कर दे, डॉलर में ना करें, तो उनकी इकोनॉमी के ऊपर कितना बड़ा असर होगा अमेरिका की। अभी तक तो देखिए मोस्ट इंडेप्टेड नेशन इन द वर्ल्ड इज यूनाइटेड स्टेट्स। हाँ, वो प्रिंट कर करके डॉलर कब तक चलाओगे आप, ठीक है ना। और मैक्सिमम उनका डेट है चाइना के पास। तो सिक्योरिटी की जहाँ तक बात है, आप उनका इक्विपमेंट खरीदोगे। अब सऊदी अरेबिया हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के खरीदता है, सबसे लार्जेस्ट बायर ऑफ देयर वेपन सिस्टम्स। किसके काम आएगा? यूएई सेकेंड लार्जेस्ट बायर है इन द रीजन। तो ये जो इस तरह का है खरीद के, लेकिन यूएई कह रहा है अभी, अगर हम उनके स्टेटमेंट जाएं, कि हमें अमेरिका की सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ वेपन सिस्टम चाहिए, वी हैव डिफेंडेड आवर सेल्व्स। इसमें कोई शक की बात नहीं है। काफ़ी उन्होंने 90% न्यूट्रलाइज कर दिए। तो दे हैव मनी, दे विल बाय द बेस्ट व्हाट इज़ अवेलेबल, बट दे विल नॉट कीप ऑल एग्स इन वन बास्केट। दैट इज़ गोइंग फॉरवर्ड। दे विल हैव चाइनीज़, दे विल हैव इंडियन, दे विल हैव दी। अब हमारी जो मिसाइल्स हैं, ब्रह्मोस हो या दूसरी हैं, आकाश तीर, ये सब इस वॉर में जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखा है, तो अब इंडिया की भी बड़ी डिमांड हो गई है इन चीज़ों की। अच्छा, हाँ, स्टॉक बढ़ गया है। स्टॉक बहुत बढ़ गया। अच्छा डिस्प्ले, एग्जीबिशन प्रॉपर हो गया ना। नहीं भाई, दिख गया लोगों को कि देखो किसके खिलाफ लड़े, चाइनीज और अमेरिकन इक्विपमेंट के खिलाफ इंडिया ने किया। हाँ, राइट, सीधा सबको दिख रहा है। राइट, राइट। और एक्चुअली मेरे को लगता है किसके वेपन्स बिक रहे हैं आफ्टर अ वॉर इज द श्योरेस्ट साइन कौन सी पार्टी जीती है। बिल्कुल सही बात। बाकी सारी बातें तो सर मीडिया की रहती हैं। और तो अमेरिकन, मेरा कहने का ये है कि अमेरिका से कोई सिक्योरिटी की अपेक्षा नहीं करेगा इतना ज़्यादा है ब्लाइंडली, जितना अब तक करते रहे ये लोग, क्योंकि अब इनको रिपीटेडली देखने मिल गया कि ये सिक्योरिटी हमारे लिए सिक्योर नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट काफ़ी लॉस ऑफ ट्रस्ट होगा, और हो सकता है अगर कुछ डिपेंडेंट सिक्योर वेपन सिस्टम्स पे रहे भी, इफ अगर इंडिया पे हुआ होता तो मैं कह सकता हूँ पब्लिक सेंटिमेंट ये होता है कि बॉस अब ना रास्ता नापते हैं, दूर से दोस्ती रखेंगे, आप नज़दीक से कोई फ़ायदा नहीं। तो हम अभी करते ही हैं ऐसा। हाँ, यही दोस्ती है हमारी, जो चाहिए वो ले लेते हैं। देखिए, आपको दुश्मन तो नहीं बनाना है किसी को, नहीं हमें तो अपना फ़ायदा उठाना। असली बात यह कि फॉरेन पॉलिसी का मेन उद्देश्य होता है हमारा नेशनल इंटरेस्ट सर्व करना, और नेशनल इंटरेस्ट के लिए आपने जो करना है वो आप करेंगे, ठीक है। लेकिन इंडिया एक प्रिंसिपल नेशन भी है कि हम अपने बारे में नहीं सोचते, हम 125-30 जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके बारे में भी सोचते हैं, उनको असिस्ट करने की कोशिश करते हैं जितना भी हमसे हो सकता है, चाहे हमेशा से किया। तो मैं समझता हूँ कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इन दैट सेंस इज़ फार फार सुपीरियर। बड़े सारे लोग इस बात पे कमेंट करते हैं कि अरे यार ये तो सिटिंग ऑन द फेंस है। बट क्या सिटिंग ऑन द फेंस है यार? क्या तुम ज़बरदस्ती कुएं में डूब जाओगे? आपको सोचना लॉन्ग टर्म। अब कोई दंगल तो है नहीं कि आप जाके लड़ के भाई जीतोगे या हारोगे। यहाँ पे तो ये कि इसमें हार जीत का क्या है, मतलब आप कह सकते हैं क्या अमेरिका हारा है, हम कह रहे हैं आज तालिबान जीत गया उसके खिलाफ, लेकिन वो जीत उसकी मानी जाएगी या ये अमेरिका की हार मानी जाएगी पूरी तरह से? राइट। तो इट्स नॉट ब्लैक एंड वाइट। It's not sitting on the fence. It's sitting inside. It's sitting outside the court. You are witnessing this happen. It is also ये एक American morality है, generally speaking. किसी की भी भसड़ हो, उसमें हमें साइड लेनी है। और ये उनका एक political aesthetic है, जो मैं आपको बता रहा था, कोलंबिया आप भी लेक्चर दिए हैं। It is the most political school in all of America. Of course. और वहाँ पे हर आदमी किस पॉलिटिकल कॉज को रिप्रेजेंट करता है उसको एज अ बैज ऑफ ऑनर पहन के घूमता है, जो फॉर इंडियंस वर वेरी प्रैग्मेटिक। हम पॉलिटिकल होते हैं बट प्रैग्मेटिकली पॉलिटिकल होते हैं, जब भी मन करे, जब भी ज़रूरत पड़े। आई वॉज वेरी सरप्राइज कि ऐसा क्यों है कि इजराइल पैलेस्टाइन, दिस इज 2017-18, आपके
इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि आपने दोस्ती यारी घर बार छोड़ दिया इजराइल पैलेस्टाइन के चक्कर में? एंड वन ऑफ माई अर्जेंट कंसर्न्स, जब मैंने पहली बार वो पूरा देखा कि ये जिस दिन कश्मीर के बारे में बात करने लगेंगे ना, उस दिन ये अपने मुद्दे से कश्मीर के बारे में बात करने लगेंगे, ना इंडिया के मुद्दे से, ना किसी और देश के मुद्दे से। इनको आने ही नहीं देना। आई डू नॉट वांट दैट कॉन्वर्सेशन टू हैपन फ्रॉम अमेरिकन माउथ्स। बिल्कुल, इट इज जस्ट नॉट ओके। इस पूरी सिचुएशन में सर जीत कौन रहा है? हाउ कैन यू से, और कैन वी से किसी का फायदा हो रहा है? कौन जीत रहा है? देखिए, मेरा मानना तो यह है, मैंने आर्टिकल भी लिखा है उसके ऊपर में, कि इन दिस वॉर और एनी वॉर फॉर दैट मैटर, एवरीबडी इज ए लूजर। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई जीत नहीं पाया सुपर पावर में आज तक। रशिया भी देखिए लड़ रहा है 4 साल से सुपर पावर होने के बावजूद, ठीक है। तो आप लड़ाई को जीतना पॉसिबल नहीं है। ये जनरली जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं इस वक्त में, दे आर ऑल इन ए वे, मैं समझता हूँ कि परसेप्शन आप बना सकते हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंट हम तो हर जगह जीतते हैं भाई, वो तो कहते हैं मैंने रुकवा दी लड़ाई, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया। Iranians are saying that we have defeated United States because it has come on the table. तो एक तरह परसेप्शन में आप बना सकते हैं अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए। अब ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह हारा पाकिस्तान, बट उनका नैरेटिव ये कि हम जीत गए साहब, क्योंकि जनरल साहब को आपने फील्ड मार्शल बना दिया, ठीक है, बाहर जाकर कुछ भी बोल लीजिए आप उसके बारे में। तो ये एक परसेप्शन मैनेजमेंट रहता है। इन रियलिटी एवरीबडी इज अ लूजर। दैट्स हाउ आई लुक एट इट इन एनी वॉर। इज इट फेयर टू से कि दुनिया ने डिस्कवर किया है दैट ईरान इज मच मोर डेंजरस देन वंस थॉट, या मच मोर समथिंग एल्स, लाइक मच मोर रेजिलिएंट? रेजिलिएंट इज राइट वर्ड, डेंजरस नहीं। नहीं, आई मीन आई डू नॉट से। अब अगर आप बना रहे हो, आप कौन कंट्री अपना इंडिजिनस डेवलपमेंट नहीं करेगा अपने लिए और अपनी प्रोटेक्शन नहीं करेगा? देखिए, बेसिक जो भी गवर्नमेंट हो किसी भी देश की, वो अपनी सिक्योरिटी, अपनी सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए जो भी करना है वो करेगी। अब अगर वो यूज़ कर रही है टेररिस्ट ग्रुप्स या आउटलॉड ग्रुप्स और इस तरह के, तो नेचुरली इंटरनेशनल लॉ के अंदर में उनको पकड़ना चाहिए, उनको एक्सपोज करना चाहिए। तो विच इज़ वॉट द अमेरिकन्स एंड द इजराइलीज आर ट्राइंग टू डू दैट, बट वेरी अनसक्सेसफुली। द रीज़न बीइंग वेरी सिंपल कि आप तो उनसे भी ज़्यादा बड़ा जेनोसाइड करने की कोशिश कर रहे हो, मार रहे हो लोगों को ज़बरदस्ती। तो आपका मॉरल पोस्चर जो है वो वीक हो जाता है जब आप वही कर रहे हो जो अगला कर रहा है, और जो आप कह रहे हो नहीं जो करना। आप कह रहे नहीं कर रहे। हाँ। जो आप देखिए ना, सारा इंटरनेशनल लॉ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, अमेरिका और ये यूरोपियन कंट्रीज ने तो बनाया था। अब आज उसको अंडरमाइन किसने किया? यूएन के बारे में लोग बुराई करते, मैं नहीं करता। मैं कहता हूँ भाई, यूएन क्या है? आफ्टर ऑल यूएन इज द कॉन्ग्लोमरेट ऑफ ऑल दीज 190 कंट्रीज। 5 उसमें जो हैं वो वीटो विल्डिंग परमानेंट मेंबर्स हैं। तो जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये 5 आदमी जो हैं अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के चलते, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के चलते ग्लोबल इंटरेस्ट नहीं देखते हैं और यूनिलैटरलिज्म में विश्वास रखते हैं। तो आप यूएन एज एन इंस्टीट्यूशन, वो टूल को आप कैसे एक्यूज करना शुरू कर दोगे? यूएन इज अ टूल, राइट, एंड ए मीटिंग प्लेस, राइट। अब हम कहें कि कुछ भी, अब उसने, अब देखिए इजराइल ने यूएन का जो सेक्रेटरी जनरल है उसका आना मना है इजराइल के अंदर में, बैंड हिम फ्रॉम कमिंग टू द कंट्री। अब कैसा वो यूएन रह गया? UN was meant by surrendering a certain part of your sovereignty for the international good and security and stability. Right. तो अब हर आदमी कहेगा यूएन साहब बेकार, इररिलेवेंट तो अपने आप हो जाएगा, जो कोई सीरियस नहीं है भाई। आपने कोई इंस्टीट्यूशन बनाया, फिर आप कह देंगे साहब मैं तो इसको पैसा नहीं दूंगा, चलेगा कैसे? Is it fair to say कि एक certain level of enthusiasm might be the wrong word, optimism also might be the wrong word, but एक sense of in controlness ईरान के पावर रूम्स में होगी कि, बिकॉज सर डेविड गोलायत फाइट है, कहाँ अमेरिका, कहाँ इजराइल, कहाँ ईरान, और उस लड़ाई में चाहे उन्होंने स्ट्रेटेजिकली अच्छा खेला हो कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और गल्फ अटैक करके ग्लोबल इकोनॉमी को प्रेशर करेंगे, या उनकी एक सिविलाइजेशनल प्राइड है जो खमेनी साहब के मरने के बाद भी कहती है कि भैया हम तो खड़े रहेंगे और हम और लड़ते रहेंगे, या एक गेम थ्योरी थर्ड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस है कि उनकी जो वो पॉपुलेशन थी जो रेवोल्यूशन चाहती भी थी, रिजीम चेंज, वो भी अब आके मोनार्की और थियोक्रेसी के साइड हो गई है, रिजीम के साइड हो गई है। क्या डू दे फील इन कंट्रोल इन दोस पावर रूम्स? आर दे फीलिंग लाइक यस वी आर डूइंग इट, दिस इज हैपनिंग, वी आर विनिंग, लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग? As long as they think that there is a survival to them and their country, they will stand united. So you can say that in control के लिए तो आप जब narrative control करते हो या आप battlefield control करते हो, then you can say you are in control. Right. They are not in a position to control the battlefield fully. Right. Nor is America or Israel for that matter. They said that there is full domination,
फर्स्ट टाइम एक F-35 डाउन किया उन्होंने, राइट राइट. इट नेवर हैपेंड बिफोर इन द हिस्ट्री. राइट. अवैक्स कर दिए अमेरिका के कितने. अभी एक्चुअल तो बाद में आएगा, अभी तो पता भी नहीं है कितने क्या क्या किया किसने दोनों साइड से. तो आपका तो जरूर डिजास्टर हो रहा है, पूरा आपको डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है. बट द फैक्ट दैट यू बीन एबल टू सर्वाइव दोज 15-20,000 स्ट्राइक्स says a lot. 15,000 से ज़्यादा सॉर्टीज और स्ट्राइक्स किया है अमेरिका ने ऑन ईरान, तेहरान, मैक्सिमम ऑन तेहरान. उसके बावजूद so they are standing up. So sometimes when a weaker country stands up, it is perceived as this victory. It may not be, it's not true. But at the same time, as long as you are on the table, अब देखिए ना, फैक्ट है कि अमेरिका टेबल पे वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे आपके साथ आ गया, तो आप उसको ट्रीट कर सकते हो, भाई दिस इज माई विक्ट्री, बिकॉज आई स्टूड, बिकॉज आई एम रेडी टू फाइट, दैट द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड इज रेडी टू टॉक टू मी. दैट्स एन अचीवमेंट फॉर देम इन दैट सेंस. प्लस you see, compared to these threatening language coming from the other side, and you are being very civilized, cool, calm, composed in your responses, has won them a lot of sympathy. So अब वो कह रहे हैं कि अब हमें, maybe they perceive it wrongly perhaps, that they have too many cards. They may not, because if the full force of the American might comes in, then there will be very difficult for them. Flatten. हाँ, right. And the whole civilizational thing, अभी तो कुछ ही यूनेस्को हेरिटेज वगैरह पे साइड पे हुआ, but the blindly such a beautiful country, you know, so anything can happen. अभी तो not only that, people are saying that even the Iranians have some of these hypersonic missiles that they have not used. What they have used so far is the older, stock. So if they come up with the new weapon systems, and they are being helped by the by the Russians. Chinese and the Russians through their intelligence networks and satellites, then obviously they have an advantage in that. ये दो क्लियर पोल्स हैं. पोस्ट सोवियत यूनियन भी वो दो क्लियर पोल्स समवॉट रहे हैं. एक पोल हाइपर पावर बन गया अमेरिका और एक्सेस जो ये पूरा यूरोपियन स्टेट्स है, बट रशिया चाइना वाला एक पोल जो धीमे धीमे डेवलप हुआ, जिसके बाद ईरान भी टू सम एक्सटेंट एक प्लेयर है. लैटिन कंट्रीज और अफ्रीका में इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं. नॉर्थ कोरिया एक प्लेयर है. इफ दे गेट पुल्ड इन, जो कि मेरे को नहीं लगता ना रशिया चाहता है ना चाइना चाहता है. रशिया अपनी वॉर में एंगेज है, चाइना अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट 2049 गोल्स में एंगेज है. एट वॉट पॉइंट कैन दैट अकर कि बिकॉज एज इंडियंस हमारे लिए चलो अब सिक्योरिटी क्राइसिस और होने वाला है, वो एनर्जी सिक्योरिटी का इशू होने वाला है, गैस और ऑयल के प्राइस बढ़ जाएंगे, इकोनॉमिक शॉक है फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, हो सकता है वो बहुत बड़ा सोशियो इकोनॉमिक कॉज हो जाए. बट वर्ल्ड वॉर अपने आप में एक वर्ल्ड वॉर सिचुएशन है ना, जहाँ पे और मेजर पावर्स इन्वॉल्व हो जाए, वहाँ पे तो फिर हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और हमारा लाइफ सिक्योरिटी में भी इशू है. वो ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेज हो सकते हैं जो ये वहाँ डिसेंड हो जाए, या फिर वो पॉसिबल ही नहीं है? नहीं पॉसिबल बिल्कुल है. मीन देखो सी, नन ऑफ द प्रीवियस 2 wars हैपेंड बाय डिजाइन. समझ रहे आप? दे ऑल हैपन बिकॉज देयर इज सम काइंड ऑफ इग्नाइट समवेयर फॉर समथिंग स्मॉल व्हिच इज इनकॉन्सिक्वेंशियल आल्सो, व्हिच टर्न्स कॉन्सिक्वेंशियल. So it happens. Now, right now, as long as they are talking, chances of war expanding beyond a point is less. Chinese and the Russians are also forming. I mean, President Trump has spoken to both of them, has asked them to, ask the Iranians to be on the thing. So they know that they're dependent on Russia or China, let's say, even in the UN Security Council or otherwise. So obviously वो सोच रहे हैं कि भाई हम किसी तरह से ये लड़ाई ना हो. और जो भी ये नेगोशिएशंस भी हो रहे हैं उसमें भी चाइना और रशिया और दूसरे कंट्रीज़ का बड़ा हाथ है. हम भी तो, भारत यही कहता रहा है इनसे कि भाई लड़ाई को ख़त्म करो. दोनों को, नेतान्याहू से प्राइम मिनिस्टर ने बात करी, पेजेश्कियान से करी, 2 बार बात करी, और बाकी सारे कंट्रीज से. आज भी हमारा NSA दोवाल साहब जो हैं वो सऊदी अरेबिया गए हुए हैं. डॉक्टर जयशंकर वॉज इन UAE. सो वी आर ऑल ट्राइंग टू वर्क ऑन ब्रिंगिंग डाउन द टेम्पर्स. But the war can happen at any time. Suppose the Americans suddenly one fine day decides, or Israel for that matter, which doesn't like this agreement to happen, attacks on, let's say, desalination plants or oil facilities of Iran once again, then obviously it will be all-out war. Then everybody will come in, because now the Gulf of this Hormuz, Strait of Hormuz, if it remains closed, but right now there's a double blockade. Double blockade. Iran and US both. So then China would be constricted कि भाई उसका 1.5 million अगर मान लीजिए 1 महीने से आगे बढ़ता, और तो all countries will come under stress कि रिजर्व्स कितने दिन तक आप रखोगे. राइट. दूसरी सप्लाईज भी इम्पैक्ट होंगी ओवरऑल, एंड इट हैज अ साइक्लिकल इम्पैक्ट.
इट इज़ नॉट ओनली कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए, वो प्राइसेस बढ़ेंगी, हर चीज़ के प्राइसेस बढ़ेंगी, फिर तो बिकम अनसस्टेनेबल आफ्टर सम टाइम। देयरफॉर एवरीबडी इज इंटरेस्टेड कि किसी तरह से ये वॉर रुक जाए। ये जो सर एक सिलसिला होता है फ़ोन कॉल्स का, मेरे को पता है शायद इसके कंटेंट की बात शायद नहीं हो सकती कि क्या बातें होती हैं, बट क्या इसमें एम आई इमेजिनिंग इफ ज़ेलेंस्की एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी आर टॉकिंग, तो ज़ेलेंस्की को गुस्सा है कि रशिया ने कैसे कर दिया, लाइक इज इट अ वेरी ह्यूमन टू ह्यूमन कॉल और इज इट एन ऑफिस टू ऑफिस कॉल? No, it is human and office both actually. You know that यूक्रेन समझता है कि मेरे को रशिया ने एग्रेशन किया है, हाँ. और हम वी आर टेकिंग द बीटिंग एंड दे थिंक दैट इंडिया इज़ वेरी क्लोज टू रशिया, तो दे वांट रशिया टू इंडिया टू प्रेशर रशिया। प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी टू प्रेसिडेंट पुतिन, वी नो द लीडर कुड हैव सेड लाइक दैट, दिस इज नॉट नीड ऑफ वॉर, सामने बैठ के। तो ये बात तो है, और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर वाज एबल टू गो टू रशिया एज वेल एज टू यूक्रेन, बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट दैट। तो मेरा मानना ये है कि जब बात होती है तो इमीडिएट जो एक तो बायलैटरल हो गई, हमारे रिश्ते अच्छे हैं, हमें ये क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो सब तो चलता है। देन रीजनल इशूज़ विच आर इम्पैक्टिंग ऑन अस एंड देम एवरीबडी, क्योंकि कहीं पे भी लड़ाई होगी असर सबके ऊपर होता है। तो ये जो चीज़ है इसको हमें सब तरह की बात होती है, सब तरह की बात वो बोल देते हैं कई बार कि भाई ये आपका जो पोजीशन है हम तैयार ठीक नहीं है, आप कुछ करिए इसको, हम चाहते हैं कि आप ये करें, आप इतने बड़े कंट्री हैं, इस तरह की बात भी कर सकते हैं। दो इंसान अगर इस तरीके से बात करें, सपोज किसी दो भाइयों का बंटवारा हो रहा है प्रॉपर्टी को लेके, तीसरे आदमी को फोन जाए और वो तीसरे आदमी को बोले आप ये जो पहल कर रहे हो ना मेरे भाई के साथ, ये ठीक नहीं कर रहे हो आप, ये मेरा घर है। वो फोन कॉल जनरली मैं इमेजिन करूंगा सर, मतलब सपोज दो भाई लड़ रहे हैं, मेरे को फोन करेंगे, हमारी लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि भाई तू कौन होता है बोलने वाला, मेरे को ये सही लगता है। पर यहाँ पे ये अलाउड नहीं है, यू कैनॉट हैव रिलेशनशिप्स ब्रेक डाउन ओवर विम्स ऑन अ फोन कॉल, एंड देयर आर स्ट्रेटेजिक थिंग्स। जैसे आपने बोला कि पुतिन जी के सामने ये कहना कि दिस इज नॉट द ईयर ऑफ वॉर, आई एम श्योर द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस नोज कि ये कैलिब्रेटेड स्टेटमेंट है, ये यहाँ कहने का एक रिस्क भी है और एक पॉइंट भी बनाना है। देयर इज सो मच राइडिंग इन दैट फोन कॉल। इज एवरीथिंग, हाउ इज एवरीथिंग बीइंग बैलेंस्ड? आर मोर पीपल लिसनिंग इन? किस तरीके से बैलेंस होता है? नहीं, वो तो चलता रहता है ना, सुनते बात करते हैं जब दोनों, तो नेचुरली है कि देयर आर द पीपल आल्सो इन द लाइन, बट एट द सेम टाइम आप सुनते हैं पहले तो दूसरा आदमी क्या। अगर मैं कॉल करूंगा तो वो मेरी सुनेगा पहले, मैं क्यों कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए वो फ़ोन कॉल करता है तो वो अपनी बात करने के लिए बता रहा है। अब उसका इमीडिएट कंसर्न क्या है कि भाई आप, जैसे अब उन्होंने कहता है कि आप वहाँ से ऑयल खरीद रहे हैं तो उससे उसको फ़ायदा हो रहा है, बट दिस इज़ टोटली मिसप्लेस्ड, बिकॉज वो ये नहीं देख रहा है कि यूरोप जो है वो उनको $1 बिलियन का रोज़ खरीद रहा है वहाँ से। हमारा तो मतलब जैसा डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि जितना हम एक महीने में खरीदते हैं आप एक आफ्टरनून में खरीदते हो। तो वो एक मिसप्लेस्ड पब्लिक परसेप्शन बनाने की बात है उनकी। लेकिन जेन्युइनली वो ये चाहते हैं, जानते हैं कि भारत कुछ उसमें रोल अदा कर सकता है कम करने के लिए, तो वो उसको नेचुरली उस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि भाई हाँ आप जो है एक्सेप्टेबल ट्रस्टेड इंटरलोक्यूटर हो सकते हो। तो जैसे अभी प्रेसिडेंट ट्रंप के मोदी जी को फोन आ रहे हैं, वो इस सिलसिले में, मतलब द स्पेकुलेशन वाज कि हम अगर पाकिस्तान के थ्रू मीडिएट कर रहे हैं तो हम इंडिया को लूप में रखें, ताकि वो ये भी हो सकता है कि अब जैसे वो कुछ बात चली थी कि मान लीजिए अगर साइन होता है एग्रीमेंट तो ट्रंप में कम टू इस्लामाबाद, वो पहले भी कोशिश कर रहे थे आने के लिए, तो अगर वहाँ आ रहे हैं भाई तो बताना जरूरी होता है भारत को भी, हमारा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है कि भाई मैं इंडिया भी आ सकता हूँ एक दिन के लिए, ये भी हो सकता है बातें। अच्छा। और ये बातें जब बाद में पता लगी अभी से सब कुछ हवा में है। लेकिन मान लीजिए एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये है कि वो ये भी जानते हैं कि हमारे ईरान के साथ में अच्छे रिश्ते हैं, तो मैसेजिंग भी होती है कि अब सब ये बात बताइए। जैसे लाइक लास्ट टाइम रशिया यूक्रेन के बारे में प्रधानमंत्री ने G7 में गए थे, वहाँ पे भी बात किया, तो उसके बाद आने के बाद में वो मॉस्को भी गए और कीव भी गए, दोनों जगह। तो वहाँ पे दोनों देशों की भाई क्या मिनिमम कॉमन प्रोग्राम है कि जिससे चलते ये ख़त्म हो सकता है, तो सब बहुत करते हैं। तो लेकिन आप ये मीडिएशन में हम लोग विश्वास नहीं करते, हम बीइंग एन ऑनेस्ट इंटरलोक्यूटर कि भाई हम चाहते हैं चूँकि युद्ध ख़त्म हो, क्योंकि सबको इम्पैक्ट कर रहा है, तो उसके लिए अगर हमारा कोई कंट्रीब्यूशन हो सकता है तो वो ज़रूर करना चाहिए। तो इस तरह अगर मैसेजिंग की बात है तो वो भी हम करते हैं। और सर लॉन्ग टर्म पीस की क्या प्रोबेबिलिटी है इस डिस्कशन में जो इस्लामाबाद में हो रही है, जो अदरवाइज हो रही है? देखिए मुझे नहीं लगता है कि लॉन्ग टर्म पीस हो पाएगी। कितनी मीडियम टर्म हो पाएगी? शॉर्ट टर्म तो जरूर होगी। शॉर्ट टर्म मतलब कुछ महीने? कुछ महीने नहीं, मतलब 1-2 साल 4 साल, मतलब ये डिपेंड, फंडामेंटल इश्यूज तो नहीं एड्रेस हो रहे हैं ना, वो तो सर हो भी नहीं पा रहे। मेरे को लग रहा है तो जब तक वो आप एड्रेस नहीं करोगे, आपको रिजीम से परेशानी तो है ही है। अभी एक बाप गया बेटा आ गया,
तो या IRGC के वो गए और फंडामेंटलिस्ट लोग आ गए, तो आप तो उसको पसंद नहीं कर रहे, बट आप उसके साथ में डील कर रहे हो। हाँ। तो आपके दिमाग में तो रहेगा कैसे इसको कब करें। इजराइल बैठा हुआ वहाँ देख रहा है कि यार ये सब इनको छूट गया, अब ये तो फिर बनाना शुरू कर देंगे। तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे उसे फिर से करना पड़ेगा कुछ। तो जब तक कि फंडामेंटल इश्यूज और डिफरेंसेस जो हैं रीजनल या इंट्रा कंट्रीज नहीं एड्रेस होते हैं, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि लॉन्ग टर्म पीस हो गई। इट इज़ डिज़ायरेबल बट नॉट नेसेसरी। So I also feel like the strategic objectives may not match, and that might turn out to be a problem. ठीक है सर, this has been a fantastic conversation. Thank you so much. Thank you. आप आए यहाँ पे and with the honesty you spoke, I enjoyed this very much. I hope आपको मजा आया. मुझे बहुत मजा आया और थैंक यू वेरी मच। सो नाइस टू मीट यू ऑल्सो। Thank you sir. The pleasure is mine. Next time मैं आपको और लंबे टाइम के लिए बुलाऊंगा. बिल्कुल जरूर। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. थैंक यू।